ओके, सो विल कंटिन्यू इनइक्वालिटीज पर ये वाला क्वेश्चन के बाद। ओके, सो ऐसा बोला जा रहा था कि कोई फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स जो इस फॉर्म का है, जहां पर के कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और बोल रहा था इफ द लीस्ट वैल्यू ऑफ के फॉर विच रूट ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड। अच्छा, रूट ऑफ एफ एक्स डिफाइन कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर के इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो के की वैल्यू ये हो सकती है, के की वैल्यू ये हो सकती है, तो फिर ए प्लस बी बताना है अगर ए और बी रिलेटिवली को प्राइम है। ठीक है, तो कैसे शुरू किया इस क्वेश्चन को भाई, जिसने ट्राई किया, कैसे शुरू किया इस क्वेश्चन को? अवधूत बेटा, कैसे किया इस क्वेश्चन को, कैसे ट्राई किया? सर उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला था। करेक्ट करेक्ट, वैसे ही करना है, वैसे ही करना है। जब मिनिमम वैल्यू की बात हो रही है, पहले तो सोचो कि एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना है, एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना है, तो आपके दिमाग में एक ख्याल आएगा कि क्यों ना स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन रख रहे हैं भाई, स्क्वायर रूट के अंदर क्या रखा जा रहा है अभी, एक्स स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ई माइनस 1 माइनस ई एक्स प्लस के। ये वाला फंक्शन जो अभी मैं स्क्वायर रूट के अंदर रख रहा हूं, ये वाला फंक्शन हमेशा पॉजिटिव हो सकता है या फिर इक्वल्स टू जीरो हो सकता है, यही दोनों चीजें हो सकती हैं भाई, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या फिर इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। अच्छा, अब चेक करते हैं कि ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, तो जब मैं ऐसी कोई बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या मैं इस पूरे के पूरे फंक्शन के आउटपुट की बात कर रहा हूं? इस पूरे के पूरा फंक्शन का आउटपुट कुछ ऐसा दिखना चाहिए, इस पूरे के पूरे फंक्शन का आउटपुट कुछ ऐसा दिखना चाहिए। यस सर। ओके, ठीक है, फंक्शन का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि चलो ठीक है, फंक्शन का आउटपुट अगर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो मैं चेक करता हूं कि क्या फंक्शन का आउटपुट नेगेटिव भी हो सकता है, क्या फंक्शन का आउटपुट नेगेटिव भी हो सकता है, या ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आउटपुट ही दे रहा है? तो फंक्शन का आउटपुट नेगेटिव भी हो सकता है, या क्या फंक्शन हमेशा पॉजिटिव आउटपुट दे रहा है, ये चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, इस फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी भाई। अगर ये फंक्शन कुछ ऐसा पैराबोलिक होता, मान लेते हैं पैराबोलिक होता, तो ये पैराबोलिक तो है नहीं, ये तो एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा हो, ऐसा हो सकता है कि इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा हो, ऐसा हो सकता है कि इस फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा हो। ठीक है, तो कैसा भी ग्राफ हो, इस वाले ग्राफ में हो सकता है यहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, इस वाले ग्राफ में इसकी मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी पे मिलने वाली है, इस वाले ग्राफ में इसकी मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पे मिलने वाली है। तो जिस पॉइंट पर इसकी मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, जिस पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, उस पॉइंट पे पहले चेक करते हैं कि क्या वो मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो फंक्शन की पक्का पक्का मिनिमम वैल्यू तो माइनस इंफिनिटी तक हो सकता है चली जाए, क्योंकि कुछ क्वाड्रेटिक का फॉर्म दिख रहा है यहां पर। ठीक है, तो पहले तो किस पॉइंट पर ऐसा कुछ हो रहा है, किस पॉइंट पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, किस पॉइंट पर फंक्शन की शायद मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है, वो पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किस फंक्शन को भाई, एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, तो अभी के लिए एफ ऑफ एक्स है, अभी के लिए एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा है, ये वाला फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो मैं चेक करता हूं फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, क्योंकि फंक्शन के डेरिवेटिव क्या बहुत ही वो मिनिमा या मैक्सिमा देता है भाई। सो फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। चलो तो भाई फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो भाई, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 log of x बेस ई माइनस 1, इसका डेरिवेटिव। तो देखो तो कैसे निकालेंगे डेरिवेटिव भाई, किस किस को इसका डेरिवेटिव करना आता है? आयुष आता है क्या बेटा? यस सर। यस सर। हाँ चलो बता दो आयुष, कैसे होगा इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर बाय 4 का डेरिवेटिव 2x/4 एक्स स्क्वायर बाय 4 का डेरिवेटिव इज, यस सर, मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड वाला फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ई माइनस 1। ठीक है, कुछ ऐसा। ठीक है, प्लस प्लस, अच्छा भाई अब सेकेंड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस ई माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आयुष? सर ई इंटू डी अपॉन डी एक्स। ई इंटू
d upon dx of x, derivative of x. डेरिवेटिव ऑफ x तो 1 होता है, log ऑफ 2 टाइम्स सर ऑफ 2 log अपॉन ऑफ एक्स आएगा। log ऑफ x बेस e का डेरिवेटिव निकालना है। क्या हो जाएगा निशा बेटा? 2 log ऑफ x बेस e माइनस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? सो 2 तो कांस्टेंट है मेरा, log ऑफ x का डेरिवेटिव, log ऑफ x और log ऑफ x बेस e मैंने बताया था एक ही चीज होती है। सो log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो उसका डेरिवेटिव मैंने कुछ ऐसा लिखा, 1 का डेरिवेटिव क्या होगा अक्षता बेटा? 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये वाला फंक्शन एज इट इज रखा, और अब एक्स स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है स्वामिनी। और ये माइनस ई एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये माइनस ई एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्वामिनी? माइनस ई एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंड, log of x। माइनस ई एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा log ऑफ एक्स, ठीक है। चलो, आप लोग में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको माइनस ई एक्स का डेरिवेटिव नहीं आता है? रेज योर हैंड। जिन्हें माइनस ई एक्स का डेरिवेटिव नहीं आता है, रेज योर हैंड। किसको किसको माइनस ई एक्स का डेरिवेटिव नहीं आता है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, 9 of you are not knowing, I guess it's 10। ओके, 10 लोगों को नहीं आता है, ठीक है, चल कोई बात नहीं। हमें बताएगा हमें ई एक्स का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं बेटा? सर एक्स वेरिएबल है तो वो माइनस ई बन जाएगा सर। एक्स वेरिएबल है तो सिंपली जो कांस्टेंट रहेगा वो डिफरेंशिएट, वो डेरिवेटिव में आ जाएगा भाई। तो यहां पर आ जाएगा माइनस ऑफ ई, और के का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? मैं सर वो तो कांस्टेंट है सर, उसका कोई वो तो डेरिवेटिव कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ फंक्शन बन रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। तो और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं भाई फंक्शन के डेरिवेटिव को। तो ये देखो, तो ये मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये हो जाएगा, मेरे फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा x टाइम्स ऑफ log ऑफ x बेस e, x टाइम्स ऑफ log ऑफ x बेस e, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ x बाय 2 प्लस, देखो तो यहां पर भी x बाय 2 बच रहा है, दूसरे वाले टर्म में भी x बाय 2 बच रहा है, x बाय 2 माइनस e, ऐसा कुछ बन रहा है, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव कुछ ऐसा आ रहा है भाई, x टाइम्स ऑफ log ऑफ x टू द बेस e माइनस e, ठीक है। अब पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तनाया? f डैश x को क्या करना पड़ेगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा मैक्सिमा निकालने के लिए क्या करते थे भाई? 0 से इक्वेट कर देते थे, ठीक है। सो f डैश x को 0 से इक्वेट कर दिया, मैंने 0 से इक्वेट कर दिया, सो इसको 0 से इक्वेट कर दिया। तो देखते हैं, इस चीज को 0 से इक्वेट कर दिया। तो देखते हैं कि x की किस वैल्यू पर इसकी वैल्यू, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये आपकी गलती है। जब क्वेश्चन दिया गया था तो आपको पूछना चाहिए था, आपको सॉल्व करके आना चाहिए था, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो लास्ट क्लास में मैं पहले 15 मिनट ये क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं, आप मत आया करो पहले 15 मिनट, ठीक है, ये आपके ऊपर है। ओके, x टाइम्स ऑफ log ऑफ x बेस e माइनस e की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो x टाइम्स ऑफ log ऑफ x टू द बेस e, इसकी वैल्यू e के बराबर हो जाएगी। अच्छा, तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि log ऑफ x बेस e की वैल्यू, log ऑफ x टू द बेस e की वैल्यू e अपॉन x के बराबर है, तो x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये इक्वालिटी बिल्कुल सूट कर रही है? x की ऐसी कौन सी वैल्यू ले लें जिसके लिए इक्वालिटी बिल्कुल सूट हो जाएगी भाई? देखो तो दोनों तरफ में x की ऐसी कौन सी यूनिक वैल्यू है जिसके लिए इक्वालिटी सूट कर रही है भाई?
E, sir. x की वैल्यू e ले लेंगे तो log ऑफ e बेस e, LHS भी मेरा 1 हो जाएगा, RHS भी मेरा 1 हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू e पे शायद पॉइंट ऑफ मिनिमा या मैक्सिमा मिलने वाला। यहां पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाता है। आप खुद ही बताओ तो क्या वहां पर मिनिमा मैक्सिमा मिलता है? रोज चेक करना चाहिए सर। सर सेकंड डेरिवेटिव निकाल के Second चेक derivative. करेंगे वो। नहीं, करना सेकंड चाहिए। डेरिवेटिव Yes, निकाल sir. के तो ये पता चलेगा कि मिनिमा मिलने वाला है या मैक्सिमा मिलने हाँ, वाला sir. है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव से ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस पॉइंट पर शायद मिनिमा या मैक्सिमा मिलने वाला है। यस तो सर। मिनिमा या मैक्सिमा मिलने वाला, ये चीज तो क्लियर हो गई ना भाई? यस सर। हाँ, Yes, इस sir. पॉइंट पर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, अच्छा अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, किसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा? इस इक्वेशन के बारे में बात हो रही है ना, इस वाले इक्वेशन के बारे में बात हो रही है। अभी के लिए मेरे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है, कुछ ऐसा x टाइम्स ऑफ log ऑफ x टू द बेस e माइनस e। ये है मेरे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब मुझे चेक करना है कि क्या x इक्वल्स टू पे मिनिमा दे रहा है या मैक्सिमा दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा। तो चलो तो भाई इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा ऋषिकेश? इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? सर x नहीं 1 प्लस log ऑफ e टू द log ऑफ x टू द बेस e माइनस x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ x बेस e का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस x को डिफरेंशिएट करेंगे और log ऑफ x बेस e को एज इट इज रखेंगे। लॉग और ऑफ क्या? log ऑफ x बेस e प्लस 1 आता है सर। हाँ ठीक है, फिर प्लस log ऑफ x बेस e आ जाएगा माइनस e का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा सानिका बेटा? e का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? log of x by e 1 upon x. सर 0। मैं तुम्हें मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आप लोगों को मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ ना भाई, इतने दिनों से मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ ना, कोई दूसरी भाषा में तो नहीं पढ़ा रहा था मैथ्स। ठीक है, इतनी बार बोला गया कि जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं वो फर्स्ट वाला चैप्टर फिर से पढ़ो, रिविजिट करो सारे के सारे वीडियोस। बस बैठे हुए हो घर पे यार तुम लोग, ऊपर से क्वेश्चन दिए जाते हैं तुम सॉल्व नहीं करते हो उसको। एक हफ्ते पहले क्वेश्चन दिया तुमने देखा नहीं अभी क्वेश्चन खोल करके, मजाक चल रहा है क्या? ऐसे पढ़ाई करोगे तो भूल जाओ भाई, ऐसे पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं निकलने वाला है। तब छोड़ दो पढ़ाई करना, छोड़ दो मैथ, छोड़ ही दो। निश्चित मैंने वीडियो ऑन करने को बोला था ना? रोज 20 बार बोलना पड़ेगा क्या वीडियो ऑन करने के लिए? नहीं करना ऑन, सब बंद कर लो। रोज रोज आने के बाद मैं ये हर दिन नहीं बोलूंगा कि भाई तुम्हें वीडियो ऑन करना है, वीडियो ऑफ करना है, वीडियो ऑडियो ऑन करना, ऑडियो ऑफ करना है। इतनी क्लास कर लियो, सीख जाना चाहिए अभी तक। तमाशा बना के रख दिया है। बोला जा रहा है पुरानी चीजें रिवाइज करो, पुरानी चीजें रिवाइज करो, कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। मैथ्स पढ़ेंगे, 4 चीजें आती नहीं है, मैथ्स पढ़ रहे हैं जी। क्यों नहीं करके आए? जब हर वीक दिए जा रहे हैं क्वेश्चंस, क्यों नहीं ट्राई करके आते हो क्वेश्चंस? क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि नए क्वेश्चंस देखे हुए हैं? क्वेश्चन करने से पहले गिव अप कर दोगे तो कैसे होंगे क्वेश्चंस? सिंपल डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, उसमें हवा नहीं लग रहा है इनको। बैठने आए हो क्या? पहले 15 मिनट बैठे रहोगे क्या? बस बैठने आए तो लेट ही ज्वाइन करते। पढ़ाई कर रहे हैं, जब पूछ रहा हूं तो ऑडियो तुम्हारा, ऑडियो वीडियो तुम्हारा सब प्रॉब्लम ही चल रहा है, कार में बैठे हुए हो। जो सॉल्व नहीं किया था, मुझे ट्राई नहीं किया था, बताओ क्लास होगी चाहे नहीं होगी वो बात की बात है। क्यों नहीं ट्राई किया था इस क्वेश्चन को? कुछ नहीं समझ में आया तुम्हें? पहले लाइन भी नहीं समझ में आई? किस किस ने ट्राई नहीं किया था फ्रैंकली बताया? हाँ छोड़ के चले जाओ, अच्छा है।
जिसने ट्राई नहीं किया था इस क्वेश्चन को बताओ जल्दी, क्यों नहीं ट्राई किया था? सिलेबस में नहीं है? अब कोई नहीं बता रहा, इसका मतलब सभी ने ट्राई किया था। कॉलेज का सिलेबस नहीं है, मैथ्स की एनसीईआरटी एक दिन में खत्म हो जाती है तुम्हारी 11th की। ओके, एफ डबल डैश एक्स में ये वाले एक्स को ये वाले एक्स के कैंसिल कर देंगे तो यहां पर बचेगा 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई, 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ई। अच्छा भाई, अब मुझे चेक करना है कि क्या x इक्वल्स टू ई पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। क्या x इक्वल्स टू ई पॉइंट ऑफ मिनिमा है या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है? तो क्या करना पड़ेगा भाई, किधर से लाएंगे सर, एक वैल्यू? जगह पर ई सब्स्टिट्यूट करेंगे हाँ, और फिर जहां देखेंगे। पर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हुआ है वो वाला पॉइंट फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करेंगे भैया। ठीक है, सो फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में रख दिया वो वाला पॉइंट। एफ डबल डैश ई निकाल लेते हैं। जब मैंने एफ डबल डैश ई निकाला तो मुझे पता चला ये तो 1 प्लस लॉग ऑफ ई टू द बेस ई है, ये तो 1 प्लस लॉग ऑफ ई टू द बेस ई है। और लॉग ऑफ ई बेस ई क्या होता है? लॉग ऑफ ई बेस ई तो 1 होता है। तो फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आ गया 2, और क्या 2 एक पॉजिटिव नंबर है भैया? 2 तो एक पॉजिटिव Yes, sir. नंबर है। Yes, इसका sir. मतलब x इक्वल्स टू ई पे क्या मिल रहा है? मिनिमा। मिनिमा मिल रहा है। x इक्वल्स टू ई पे मिनिमा मिल रहा है। अब चेक करते हैं कि ये जो, अब देखो एक चीज तो पक्का ट्रू है कि x की वैल्यू नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकती थी। x की वैल्यू नेगेटिव sir. कभी क्यों नहीं हो सकती थी? क्योंकि सर क्योंकि लॉग है लॉग इसलिए। है ना सर। x तो लॉग के अंदर है, लॉग चौकीदार है भाई। ठीक है, तो मुझे एक चीज पता चल गया कि ये देखो जो x है, ये जो x है, x इक्वल्स टू ई पे मिनिमा दे रहा है। ये जो ऐसा भी फंक्शन बनेगा x इक्वल्स टू ई पर दे रहा है मिनिमा, तो उसके पहले भी इसकी वैल्यू उससे बड़ी होगी। x इक्वल्स टू ई इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन का जैसा भी ग्राफ हो, जब ये x इक्वल्स टू ई पे पहुंचेगा तो मिनिमम वैल्यू देगा, और उससे बड़ी भी कोई x की वैल्यू रखूंगा तो हमेशा उसके ऊपर इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, केवल x इक्वल्स टू ई पे कॉन्सेंट्रेट करो। x इक्वल्स टू ई पे मुझे मिलने वाला है मिनिमम, ठीक है। इसके पहले भी फंक्शन की वैल्यू इससे बड़ी कोई वैल्यू होगी, इसके बाद भी फंक्शन की वैल्यू इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं भाई, मैं चाहता हूं कि ये जो सामान है भाई, ये जो मसाला है, ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये मसाला अगर स्क्वायर रूट के अंदर रख रहे हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अगर Yes, स्क्वायर रूट के अंदर रख रहे हैं तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होनी चाहिए। ठीक है, फिर से समझो। अच्छा, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी किस पॉइंट पर? x इक्वल्स टू ई पर। ठीक है, तो x इक्वल्स टू ई पे जो वैल्यू आ रही है वो मिनिमम वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। नहीं चमका? यस नहीं चमका? सर फिर से मतलब सुनो, अगर फिर हम से सुनो। वो हाँ बोलो बेटा। सर एफ ऑफ ई में 0 आना चाहिए ना? हाँ, एफ ऑफ ई में 0 आना चाहिए। फिर से सुनो, अगर इसकी जो मिनिमम वैल्यू आने वाली है वो इक्वल्स टू 0 हो जाए तभी तो स्क्वायर रूट डिफाइन होगा। स्क्वायर रूट के अंदर वाला मसाला भाई, स्क्वायर रूट के अंदर वाला मसाला कभी नेगेटिव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे छोटा कब हो सकता है? जब x की वैल्यू e हो जाए। तो वो मसाला जो सबसे छोटा हो रहा है x इक्वल्स टू e पर, वो मसाला जब 0 के बराबर हो जाएगा तब बोलेंगे कि शायद से k की कोई मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है। प्लस k है ना वहां पर, माइनस k होता तो हो सकता है k की वैल्यू मैक्सिमाइज कर दे। ठीक है, तो केवल अभी इतना समझो कि स्क्वायर रूट के अंदर रखा हुआ है ये f ऑफ x, स्क्वायर रूट के अंदर रखा हुआ ये f ऑफ x, और f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू मिलती है x इक्वल्स टू e पर। f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू मिलती है x इक्वल्स टू e पर। तो जब मैं x की वैल्यू e रखूंगा, किस में रखूंगा भाई? f ऑफ x में, तो वो अपनी मिनिमम वैल्यू देगा। उसकी मिनिमम वैल्यू भी 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए अभी के लिए? 0 होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू पर भाई? x इक्वल्स टू e पर। चमका? यस सर। Yes, sir. क्या भाई?
x इक्वल्स टू ई पर फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आ रही है तो पक्का पक्का है, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर है भाई, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू शोभा नहीं देती हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर केवल 0 तक हो सकता है मिनिमम। तो f ऑफ e की वैल्यू 0 से इक्वेट करते हैं, तब चेक करते हैं कि k की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, सो f ऑफ e की वैल्यू हो जाएगी, रख दिया भैया x इक्वल्स टू ई स्क्वायर बाय 4, चलो एक एक करके रखो, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x की वैल्यू है e, सो e बेस e माइनस 1, 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ e टू द बेस e माइनस 1 माइनस e टाइम्स ऑफ x की जगह रखा e प्लस सम कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अच्छा भाई चलो, तो यहां से क्या आ रहा है भाई, आपको पता है log ऑफ e बेस e की वैल्यू क्या होती है, log ऑफ e बेस e की वैल्यू होती है 1, तो ये बन जाएगा e स्क्वायर बाय 4 माइनस e स्क्वायर प्लस k इज इक्वल्स टू 0। यहां से मिल सकती है k की वैल्यू भाई, देखो तो ये बन जाएगा -3 e स्क्वायर बाय 4 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो मेरा a और b क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखो तो ये 3 है a हो जाएगा 3, b हो जाएगा 4 b। अब आपको सोचना है कि वहां पर वो बाकी जो स्टेटमेंट है वो तो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है भाई, a और b को प्राइम है और क्या क्या पूछा हुआ है, ये सारी चीजें आपको पता है ना। 3 और 4 तो ऑलरेडी को प्राइम है, ठीक है, 3 और 4 तो ऑलरेडी को प्राइम है। सो यहाँ पर ये जो पूरा क्वेश्चन था उसमें पूछ रहा था देन वैल्यू ऑफ a प्लस b इज, सो a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 प्लस 4 7 दैट इज 7। ठीक है, सो a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है भाई, बढ़े आगे। Yes, sir. चलो मॉड्यूल निकाल लो भैया, मॉड्यूल निकाल लो, फर्स्ट वाला एक्सरसाइज आज खत्म कर देंगे। लास्ट के हाफ एन आवर में मैं होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो मॉड्यूल में होमवर्क एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, मॉड्यूल में होमवर्क एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 ये देख लेते हैं, ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, अब आप सीख चुके हो थोड़ा थोड़ा कैसे फॉर्म करते हैं अपने इक्वेशंस, तो आपको पहले तो चेक करना है कि क्या ये लीनियर इन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल बन रहा है या लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन रहा है। ठीक है, होमवर्क एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। किसके बारे में बात हो रही है भाई, Sarah has job offers for position of a salesperson from 2 local electronic stores. अच्छा, store A will pay a flat rate of 550 per day. 550 per day ज्यादा है या कम है, किस किस को रखता है इतने पैसे मिल जाएंगे तो भाई सफिशिएंट है। देखो 550 में क्या क्या कर सकते हो आप एक दिन में, एक जाकर के आइनॉक्स में मूवी देख सकते हो। ज्यादा है ना, कितनी पॉकेट मनी है अभी, ये किसने बोला ज्यादा है, किसने बोला ज्यादा है, श्रेयस। अरे तुम तो चीता हो भाई। श्रेयस तो कितने लगे, कितने तेरे को मिनिमम चाहिए दिन में, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं चाहिए। अरे किसी को गिफ्ट तो देना ही होगा ना श्रेयस, गिफ्ट वगैरह तो देता ही होगा अपने दोस्तों को। हाँ सर। एक सेकंड यार, ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, हाँ फिर से गड़बड़ हुआ। ओके, बाय द टाइम हम, हाँ हो गया। ठीक है, सो बोल रहा है कि स्टोर ए और स्टोर बी की बात हो रही है, स्टोर ए और स्टोर बी की बात हो रही है, स्टोर ए और स्टोर बी की बात हो रही है। स्टोर ए विल पे अ फ्लैट रेट ऑफ 550 पर डे प्लस 3% ऑफ हर सेल्स। ठीक है, तो पूरा का पूरा स्टोर ए से टोटल पेमेंट कितनी आ रही है भाई, स्टोर ए से टोटल पेमेंट कितनी आ रही है, 550 से ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि यहां किसी चीज को तो एक वेरिएबल सपोज करना है। किस चीज को वेरिएबल सपोज करना है भाई, अच्छा आगे पहले पढ़ लेते हैं। स्टोर बी विल पे अ फ्लैट रेट ऑफ 400 पर डे प्लस 9% ऑफ हर सेल्स। हाउ मच शुड हर डेली सेल्स बी सो दैट हर पेमेंट फ्रॉम द स्टोर बी इज बेटर। ठीक है, तो कौन सी चीज को अपना वेरिएबल मानना पड़ेगा भाई, सेल्स को। ठीक है, तो क्या
मैं ऐसा ले लूं कि एक दिन के जो सेल्स हैं पर डे वो है ₹X, ठीक है, वो है ₹X, सेल्स पर डे इज ₹X। ओके चलो, अगर पर डे का सेल्स ₹X है तो फिर पर डे स्टोर ए से कितनी इनकम हो सकती है? पर डे स्टोर ए से कितनी इनकम हो सकती है भाई? सर 550 550 plus 3x. 550 plus 3% 550 प्लस 3% ऑफ एक्स, तो 3% ऑफ एक्स का मतलब 3x अपॉन 100. 100, ठीक है। अच्छा, स्टोर बी से कितनी इनकम हो सकती है? बिल्कुल ऐसा ही, 400 प्लस 9% ऑफर सेल्स, मतलब 9x अपॉन 100, मतलब 9x अपॉन 100। अच्छा, पर चाहती क्या है वो क्या चाहती? वो नहीं चाहती है, वो ऐसा बोल रही है कि स्टोर बी से बेटर पेमेंट मिले। तो स्टोर बी से जो टोटल सेल्स आ रहे हैं वो क्या ज्यादा होने चाहिए स्टोर ए के सेल्स से, तभी बेटर पेमेंट मिलेगी? Yes, sir. सेल्स नहीं, Yes, sir. स्टोर बी से जो पेमेंट sir. आ रही है, टोटल पेमेंट 400 प्लस 9x अपॉन 100, वो अगर ज्यादा हो जाए स्टोर ए की जो पेमेंट आ रही है उससे, तो फिर स्टोर बी की पेमेंट ज्यादा हो जाएगी। मतलब मैंने सेम चीज को 2 बार बोल दिया। ओके, तो x की कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसके लिए स्टोर बी की पेमेंट पक्का ज्यादा हो जाएगी स्टोर ए की पेमेंट से? ठीक है, तो देखते हैं भाई, देखते हैं, इसको फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 150, x की वैल्यूज दोनों में RHS में ले रहा हूं, 550 माइनस 400 LHS में ले रहा हूं, तो ये हो जा रहा है 150 इज लेस देन 9x अपॉन 100 माइनस 3x अपॉन 100। इसका मतलब ये वाली चीज है 6x अपॉन 100। ओके, 6x अपॉन 100। ओके, इसका मतलब अब क्या मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? 100 एक पॉजिटिव नंबर है, एक Yes, sir. पॉजिटिव नंबर से इन इक्वेशन में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ अगर वेरिएबल है तब भी, ठीक है। तो 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया भाई? ये हो गया 15,000, ये हो गया 15,000। ओके, ये हो गया 15,000 इज लेस देन 6x, ठीक है। फिर दोनों तरफ 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 6 भी एक पॉजिटिव नंबर है। सो x हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए? x की मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई? 2500. ठीक है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा था। अच्छा, मुझे आप बताओ, तो ये वाली चीज सभी को चमकी भाई, 2500 से ज्यादा उसकी Yes, sir. सेल्स होनी चाहिए, Yes, sir. तभी स्टोर बी से बेटर पेमेंट मिलेगी। अच्छा, ठीक है, अब आप मुझे सोच के बताना कि अगर कुछ ऐसा केस होता, अगर स्टोर ए में पर डे सेल्स होते सपोज 400 और स्टोर बी में पर डे सेल्स होते 401, तो कब ऐसा होता कि स्टोर बी से, ऐसा कौन से सेल्स के लिए स्टोर बी से हमेशा बेटर पेमेंट मिलेगी? कब ऐसा होता है कि स्टोर, कौन सी एक्स की वैल्यू के लिए स्टोर बी से बेटर पेमेंट मिलने लग जाती? नहीं चमका क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं सर इनइक्वालिटी उल्टा कर दो। इनइक्वालिटी उल्टा कर दो। मैं फिर से सुनो मेरा क्वेश्चन, फिर से सुनो। पहले स्टोर ए में जा रही थी वो, या स्टोर ए से जॉब ऑफर था, उसमें 550 रुपए मिल रहे थे, स्टोर बी से 400 रुपए मिल रहे थे, ठीक है, और रेस्पेक्टिव 3% और 9% ऑफ द सेल्स मिल रहा है। अब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि स्टोर ए से आपको पर डे 400 मिलने लग जाए, स्टोर बी से 401 रुपीज मिलने लग जाए, ठीक है। तो कब ऐसा होगा, कौन से एक्स की वैल्यू के लिए ऐसा होगा कि स्टोर बी बेटर पेमेंट देगा, स्टोर बी से बेटर पेमेंट आएगी? सर वो माइनस में आएगा ना? वो माइनस में आएगा सर हर वैल्यूज x के हर वैल्यूज के लिए, हाँ, एक्स की सारी वैल्यूज के लिए होगा ना भाई। आप क्योंकि कर क्या रहे परसेंट हो? भी ज्यादा है सर, और हाँ, डेली हाँ। पे भी ज्यादा है। हाँ, परसेंट भी ज्यादा है और डेली पे भी ज्यादा है। अच्छा भाई, ठीक है, तो ये देखो, तो ये वाला जो 3 है ये क्या करने वाला है? ये जो भी एक्स लेने वाले हो, अगर आप किसी को कुछ पैसे दे रहे हो तो हमेशा पॉजिटिव होगा। जो पैसे दे रहे हो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, तो उसका 3% लो चाहे 4% लो, अगर ये 3% 9% से छोटा है तो हमेशा ये वाली वैल्यू तो बड़ी होगी, ये 9% ऑफ दैट वैल्यू हमेशा बड़ी होगी 3% ऑफ सम वैल्यू से। कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू ही है ना भाई, तो हमेशा बड़ी होगी। अब मैं बोल रहा हूं कि 401 भी 400 से बड़ा हो गया है, तो हमेशा ही x की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले लो,
स्टोर बी से जो भी पेमेंट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा बड़ा होगा स्टोर ए के पेमेंट से। चमका क्या? यस सर। Sir. हाँ, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ओके चलो। सो फर्स्ट एक्सरसाइज में यही क्वेश्चंस हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो एज अ होमवर्क हम डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड वाले एक्सरसाइज में। सेकंड वाले एक्सरसाइज के बहुत सारे थ्योरी वाला पार्ट हमने पढ़ लिया है, वेवी कर्व हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है इसका। सो वेवी कर्व के कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड लॉगरिथम में इनइक्वालिटीज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? तो चलो तो भैया okay, let us start with pre-reading exercise question number 1 part 3, ठीक है? प्री-रीडिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। ध्यान से देखो भाई, यहां पर गिवन है log of x to the base e is less than log of 2x minus 1 to the base e, 2x minus 1 to the base e, ओके? अच्छा, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब भी लॉगरिथमिक फंक्शंस को हम कंपेयर करेंगे हमेशा हमें एक चीज इंश्योर करनी है। क्या चीज इंश्योर करनी है भाई? कि उनका जो बेस है हमेशा आइडेंटिकल हो। जब भी लॉगरिथमिक फंक्शंस को कंपेयर करते हैं तो बोलते हैं कि भाई उनका बेस हमेशा आइडेंटिकल होना चाहिए। अच्छा, अब दो तरह की इनइक्वालिटीज हो सकती हैं, इसमें दो टाइप की इनइक्वालिटीज हो सकती हैं। ऑलरेडी हम लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। एक इनइक्वालिटी क्या होती है भाई? अगर आपके बेस की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच लाई करती है, कुछ ऐसा, log of x to the base a या x1 to the base a is given less than log of x2 to the base a, ठीक है? तो पहली चीज क्या चेक करनी है कि आपके log का जो बेस है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होना चाहिए। अच्छा, log का बेस आइडेंटिकल तो हो, लेकिन अगर जो बेस है वो लाई कर रहा है 0 से लेकर के 1 के बीच में, अगर 0 से लेकर के 1 के बीच में लाई कर रहा है बेस, तब मैं क्या बोलूंगा कि जो इनइक्वालिटी है अभी लॉगरिथम्स की, वो इन फंक्शंस के लिए स्विच हो जाएगी। अगर मेरा बेस 0 से लेकर के 1 के बीच लाई कर रहा है और इनइक्वालिटी कुछ ऐसी है तो इनइक्वालिटी स्विच हो जाएगी। मैं बोलूंगा इसी केस में x1 की वैल्यू x2 से बड़ी हो जानी चाहिए, ठीक है? याद आया भाई, पहले वाले दिन पढ़ाया था लॉग का इंक्रीजिंग फॉर्म और लॉग का डिक्रीजिंग फॉर्म, ठीक है? और दूसरा वाला केस जैसे इसका अपोजिट है। अगर ग्रेटर देन 1 है तो भाई, अगर ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी स्विच नहीं होती है, एज इट इज रह जाती है, ठीक है? सो अगर ऐसा कुछ है, log of x1 to the base a is less than log of x2 to the base a, और अब अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है, अच्छा भैया, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी, क्या a की वैल्यू 1 हो सकती है? a इक्वल्स टू 1 के लिए log को कंपेयर कर सकते हैं भाई? नहीं कर सकते। नो सर, वो 0 हो जाएगा। बेस तो हाँ उसके डोमेन में लाई नहीं करेगा, उसके बेस के डोमेन वैल्यूज में नहीं लाई करेगा। अच्छा, सो अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाती है तो इनइक्वालिटी स्विच नहीं होती, एज इट इज रह जाती है। तो यहां पर बोलूंगा x1 इज लेस देन x2, एज इट इज रह जाएंगी, ठीक है? अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये e की वैल्यू क्या होती है? e की वैल्यू क्या होती है? 2.71828, ठीक है? 1828459045। तो 2.7 तक भी याद रहेगा तो चलेगा, ठीक है? 2.7 होती है इसकी वैल्यू। तो अब आप खुद सोचो, ये दोनों प्रॉपर्टीज यूज करके आप खुद सोचो भाई कि अभी के लिए जो बेस है मेरा वो 1 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है सर। बड़ा है। 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी स्विच होगी क्या एज इट इज रह जाएगी? एज इट इज रह जाएगी। अच्छा, तो देखो तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? x इज लेस देन 2x माइनस 1, ठीक है? ये जो कहानी है, ये कहानी इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये तो हमें अलग से पता होना चाहिए। ये वाला कहानी वाला पार्ट ये हमें अलग से पता होना चाहिए, ठीक है? ओके, सो x इज लेस देन 2x माइनस 1, ठीक है? ये इनइक्वालिटी से पता चला मुझे। तो फिर मैं बोलूंगा यहां से कि 1 मैं 1 को LHS में ले रहा हूं और x को RHS में ले रहा हूं, सो 1 विल बी लेस देन x,
1 विल बी लेस देन x, और सिंपली यहां से क्या बोल सकता हूं, यहां से बोल सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, x इज ग्रेटर देन 1। पर क्या यहीं तक की कहानी थी भाई इस क्वेश्चन में, या कुछ और भी कहानी है जो भी हम पकड़ नहीं पा रहे हैं? कोई और भी ऐसी चीज है? ये पूरी की पूरी इनइक्वालिटी डिफाइन होने के लिए कुछ और भी बचा है क्या इस क्वेश्चन में भाई? So 2x minus 1 should not be negative, sir. शुड नॉट बी नेगेटिव। हाँ, तो यही चीज आपको सबसे पहले करना है। जब आप लॉग को इनइक्वालिटी के लिए चेक करो, उसके पहले क्या चेक कर लो कि क्या लॉगरिथमिक फंक्शन खुद डिफाइन हो रहा है, क्या लॉगरिथमिक फंक्शन खुद डिफाइन हो रहा है। तो यहां पर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये वाले x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, और ये वाले 2x माइनस 1 की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है। लॉगरिथमिक फंक्शन जब खुद डिफाइन होगा, उसके बाद उसकी इनइक्वालिटीज डिफाइन होंगी। तो पहले क्या चेक करना है कि पहले क्या खुद वो लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन हो रहा है। तो उसके लिए और तीनों का यूनियन लेना पड़ेगा, तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। पहले लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो ये तो एक सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी कहां से भाई? इनइक्वालिटीज से। अब चेक करो कि लॉग को डिफाइन होने के लिए भाई, log ऑफ x टू द बेस e को डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? बोलना पड़ेगा कि x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये हो गया मेरा सेकंड इनइक्वेशन, सेकंड इनइक्वालिटी, सेकंड डोमेन। और जो तीसरा वाला फंक्शन है log ऑफ 2x माइनस 1 टू द बेस e, इसके लिए मैं बोलूंगा कि 2x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, 2x माइनस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अच्छा भाई, तो इससे क्या पता चलेगा भाई? इससे पता चलेगा कि x की वैल्यू हाफ से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन, सो x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है, और x की वैल्यू 1/2 से बड़ी है। कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? x ग्रेटर देन 1/2। ठीक है, ठीक है। अब बोलोगे सर कंफ्यूजन हो रही है, मैं बोलूंगा इसके लिए रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर लो भाई, रियल नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट है 0, यहां पर एक पॉइंट है हाफ, यहां पर एक पॉइंट है 1, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। चलो भाई, एक सॉल्यूशन मिल गया। x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, एक और सॉल्यूशन मिल गया। x की वैल्यू 1/2 नहीं होनी चाहिए, 1/2 से बड़ी होनी चाहिए, एक और सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। तो तीनों के कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे भाई? 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज ग्रेटर देन 1, ठीक है। चमका भाई, लॉगरिथमिक फंक्शंस की इनइक्वालिटीज समझ में आनी चाहिए। आगे ढेर सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के कोई भी पॉजिटिव वैल्यू टू 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। चलो, कितने लोगों को ये वाला पार्ट समझ में आया? रेज योर हैंड। फर्स्ट वाला क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया भाई? रेज योर हैंड। फर्स्ट वाला पार्ट कितने लोगों को समझ में आ गया? चलो, सभी को आ गया ना? हाँ, ठीक है। अक्षता को नहीं आया है, श्रेयस को नहीं आया है, और वृंदा को नहीं आया है, ठीक है। ओके, अक्षता कौन सा पार्ट नहीं समझ में आया इसमें? अब मैं डिस्कनेक्ट हुई थी इसलिए मैंने हैंड रेज नहीं किया। ओके, ठीक है। आई गेस बाकी सबको समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आ रहा था तो आप पूछ लेते, और अगर आप नहीं पूछ रहे हो तो वो आपकी गलती है। ओके, सो लॉगरिथमिक फंक्शन की इनइक्वालिटीज के ऊपर और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं भाई। अब आ जाओ आप इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। इन क्लास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम मॉड्यूल से करेंगे, उतना ही ज्यादा क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे भाई, अलग से, जो मॉड्यूल के नहीं होंगे, ठीक है। सो यहां पर बोल रहा है द वैल्यू ऑफ x इफ log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस e इज लेस देन 1, ठीक है भैया। log ऑफ x माइनस 3 टू द बेस e इज लेस देन 1, तो सबसे पहली चीज क्या बोली मैंने? आप लॉगरिथमिक फंक्शंस को कब कंपेयर कर सकते हो? जब उनके बेसिस सेम हो भाई, बेस सेम हो तब कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि लियोनेल मेसी फुटबॉल खेलता है तो बहुत अच्छा फुटबॉलर हो जाएगा विराट कोहली से। विराट कोहली क्रिकेट खेलता है, तो कंपैरिजन सेम लेवल पे होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो दोनों का बेस सेम करना है, दोनों का बेस सेम करना है। तो आरएचएस में बेस क्या रखें कि सेम पिंच हो जाए भाई इसके बेस का? log log e बेस e, बहुत सही, log ऑफ e बेस e लिखना पड़ेगा। अच्छा भाई,
तो पहले तो दोनों का बेस सेम करते हैं, दोनों को बराबरी पर रखते हैं। ये हो जाएगा log of x minus 3 to the base e is less than log of e to the base e, ठीक है। अब चमक गया होगा भाई, निश्चित। बता दो अब इसके जो बेसेस हैं वो 1 से बड़े हैं या छोटू हैं 1 से? अब बड़े 1 से बड़े हैं, 1 से बड़े हैं तो इनइक्वालिटी स्विच होगी क्या या एज इट इज रह जाएगी? एज इट इज रहेगी। लेकिन उसके भी पहले मुझे लॉग को डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद इनइक्वालिटी को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आरएचएस में तो लॉग ऑफ ई बेस ई है, आरएचएस में तो कोई वेरिएबल नहीं है, लेकिन एलएचएस में क्या लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मुझे पहली चीज ये बोलनी पड़ेगी कि भैया x माइनस 3 हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल बोलनी पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब मुझे बोलना पड़ेगा x हमेशा ग्रेटर देन 3 होना चाहिए भैया। तो ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट इनइक्वेशन। यहां से मुझे मिलेगा फर्स्ट डोमेन ऑफ वैल्यूज ऑफ x। उसके बाद इनइक्वालिटी स्विच हो नहीं रही है तो डायरेक्ट खेलो भाई, x minus 3 is less than e. This implies that x is less than 3 plus e. x is less than 3 plus e, ठीक है। यहां से मिला सेकंड इक्वेशन, सेकंड डोमेन। अब फिर से इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा रियल नंबर लाइन पर। रियल नंबर लाइन पर ये पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। तो 3 प्लस ई हमेशा 3 से बड़ा होगा या छोटा होगा? तो चमक रहा है ना भाई, बड़ा होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो यहाँ बैठा हुआ है 3, इधर कहीं बैठा हुआ है 3 प्लस ई। अब ऐसा बोला जा रहा है कि x 3 प्लस ई से छोटू है तो इधर है, और x 3 से बड़ा है तो इधर है। इसका मतलब इनके कॉमन सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे? ये नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो कॉमन सॉल्यूशन किधर खेल रहे हैं भाई? ये कॉमन 3 से 3 प्लस ई तक। हाँ, 3 से 3 प्लस ई तक इक्वल्स टू होंगे क्या? नहीं भैया, ओपन डॉट है, खुली होगी भाई। 3 से लेकर के 3 प्लस ई तक ऐसे जाएंगे। चलो बड़े आगे, सभी को समझ में आया भाई? यस सर। हाँ, लॉग वाली इनइक्वालिटी आसान होती है, किसी ना किसी क्वेश्चन के पार्ट में आता है। कहां पर आता है? मोस्टली ये मैक्सिमम मिनिमम वाले पार्ट में ही आता है। फिर से दिखेगा आपको ये मैक्सिमम मिनिमम वाले पार्ट में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब थोड़ा रोशनी आप डालने लग जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ इन क्लास एक्सरसाइज। अब आपके इनपुट्स की जरूरत है भाई, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कैसे सॉल्व करना है इसको। यहां पर गिवन है log of 0.5 टू द बेस x। अरे भैया, यहां पर log के बेस में चला गया मेरा वेरिएबल। दिस इज गिवन ग्रेटर देन 1। अच्छा, तो फिर से सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो जब लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन करना है तो सबसे पहली चीज क्या बोलनी पड़ेगी भाई? सर डिफाइंड है ना सर 0.5। सर बेस शुड नॉट, बेस तो डिफाइंड नहीं है ना, बेस को डिफाइन करना पड़ेगा। बेस को डिफाइन करने के लिए क्या बोलना पड़ेगा भैया? ये जो x है, x should be greater than 0, x should not be equal to 1। पॉजिटिव तो होना चाहिए लेकिन 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलो यहां से तो एक सॉल्यूशन मिला कि लॉग का बेस कभी 1 नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब दूसरे सॉल्यूशन के लिए फिर से भाई लियोनेल मेसी और विराट कोहली को कंपेयर तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे भाई? दोनों का बेस सेम रखना पड़ेगा। दोनों का बेस सेम रखने के लिए 1 को कैसा लिखें कि दोनों का बेस सेम हो जाए? log log of x base x। log x to the base x, बिल्कुल सही। तो ये बन जाएगा log of 0.5 to the base x is greater than log of x to the base x। पर अभी भी बहुत स्ट्रगल है भाई जिंदगी में, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि ये x 0 से लेकर के 1 के बीच लाई कर रहा है या 1 से बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से सुनना भाई, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं और दो अलग अलग घर में बात करते हैं भाई। दो अलग अलग घर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? अलग अलग केसेस लेने पड़ेंगे। दो अलग अलग केसेस में मैं इस इनइक्वालिटी को डिवाइड करूंगा। मैं खुद से केसेस बना रहा हूं। कौन से केसेस बनेंगे? एक केस होगा x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच लाई कर रही है, यहां पर इनइक्वालिटी भी आएगी। x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच लाई कर रही है,
और अब दूसरा केस आपको चमक गया होगा। दूसरा केस क्या होना चाहिए? x की वैल्यू x greater than 1. ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगर x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच लाई कर रही है, अगर x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच लाई कर रही है, तो बोलो दीक्षा बेटा, x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच, log का बेस 0 से लेकर 1 के बीच, इसका मतलब ये वाले नंबर्स के बारे में क्या बोलेंगे भाई? इनइक्वालिटी पलटेगी या सेम रहेगी? इनइक्वालिटी पलटेगी या सेम रहेगी? देखो तो log का बेस क्या है? पलटेगी सर, पलटेगी. पलट जाएगी तो 0.5 शुड बी लेस देन x हो जाएगा। इनइक्वालिटी पलट गई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अभी लिखो मत, ये बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। अभी लिखो मत, कोई मत लिखो। ठीक है, मैंने केस क्या लिया था? मैंने संसार के शुरुआत में बता दिया था कि x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच लाई कर रही है, और x की वैल्यू आई क्या भाई? 0.5 से छोटू आ गई। इसका मतलब इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन क्या होंगे भाई? मैंने बोला कि पहले x इस वाले घर में है, फिर मैं बोल रहा हूं कि x इस वाले घर के इस वाले कमरे में, तो दोनों के कॉमन सॉल्यूशन क्या होंगे? दोनों का वो अंदर इंटरसेक्शन, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो केसेस में इंटरसेक्शन निकालते हैं। जब मैं किसी एक केस के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो उसमें जो दो डोमेन ऑफ वैल्यूज आती हैं उनका हमेशा इंटरसेक्शन आता है, और जो दो अलग अलग केसेस आते हैं उन दोनों केसेस का यूनियन लेते हैं। ठीक है, फिर से समझना, फिर से सुनो। जब मैंने अभी केस डिफाइन किया तो दो अलग अलग डोमेन आ गए। ठीक है, एक ही केस में दो अलग अलग डोमेन आ गए, तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर एक ही केस में दो अलग अलग डोमेन आ जा रहे हैं तो दोनों डोमेन्स का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। एक केस में अगर दो अलग अलग डोमेन दिख रहे हैं तो दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, और जब दो अलग अलग केसेस की कॉमन सॉल्यूशन लिखते हैं तो कॉमन सॉल्यूशन के लिए दोनों का यूनियन लेना पड़ता है। ठीक है, तो पहले वाले केस की बात कर रहे हैं, पहले वाले केस की बात कर रहे हैं भाई। अच्छा, तो यहां पर अरे ये सिलेक्ट हो गया क्या? फिर से भाई, हाँ ओके, यहां पर मैं बोलूंगा फिर से चलो रियल नंबर लाइन पर, कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स की बात हो रही है? एक बात हो रही है x इज इक्वल्स टू 0 की, और एक बात हो रही है x इज इक्वल्स टू 1 की। तो केस कौन सा था जब x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच लाई कर रही है? इधर कहीं लाई कर रही है, और जो सॉल्यूशन मिला वो क्या मिला? x की वैल्यू हमेशा 0.5 से छोटी है, 0.5 से छोटी है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो दोनों के कॉमन सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे भाई? 0 to 0.5. 0 से लेकर के 0.5 तक कॉमन सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये हो जाएगा सर x की वैल्यू 0.5 से बड़ी है, x की वैल्यू 0.5 से बड़ी है, मैंने उल्टा लिख दिया। इसको मैं एक काम करता हूं कि हमेशा मुझे कंफ्यूजन होती है, तो मैं ऐसा लिखने के बाद फिर ऐसा लिख लेता हूं कि x इज ग्रेटर देन 0.5। तो मैंने इनइक्वालिटी भी गड़बड़ बना दी थी, तो इसको ऐसे ले लेते हैं, इसको ऐसे ले लेते हैं भाई। x की वैल्यू 0.5 के बराबर नहीं है, लेकिन 0.5 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले सकती है, तो इसके कॉमन सॉल्यूशंस हो जाएंगे 0.5 से लेकर के 0.5 से लेकर के कहां तक हो जाएंगे भाई? 1 तक हो जाएंगे। ओपन ब्रैकेट होगा क्या 1 पर भाई? ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि दूसरे वाले में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो जब एक ही केस में दो अलग अलग डोमेन की बात हुई तो मैंने क्या लिया? इंटरसेक्शन लिया। याद रखना इस चीज को। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला केस डिस्कस करते हैं। जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो इनइक्वालिटी स्विच होगी क्या? नहीं होगी, सेम रहेगी। नो ठीक है, तो यहां पर बोलना पड़ेगा 0.5 इज ग्रेटर देन x और x इज लेस देन 0.5। अब देखो तो ये इनके खानदान ने कभी देखी है कोई कॉमन सॉल्यूशन भाई? एक है x की वैल्यू 1 से बड़ी कोई वैल्यू ले सकता है, दूसरा है x की वैल्यू 0.5 से छोटी कोई वैल्यू दे सकता है। अरे भैया ये क्या है भाई? इन दोनों का तो कोई कॉमन सॉल्यूशन है ही नहीं, दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, तो यहां से x बिलोंग्स टू क्या होगा? कोई ऐसा नंबर जो 0.5 से छोटा है और 1 से बड़ा है, ऐसा कोई नंबर जो दोनों है, 0.5 से छोटा भी और 1 से बड़ा भी, ऐसा कोई नंबर देखा क्या आपने भाई? मैंने नहीं देखा है, ऐसा कोई नंबर नहीं होता। तो x बिलोंग्स टू अ नल सेट। अब दोनों के सॉल्यूशंस का यूनियन लेना है, दोनों के सॉल्यूशंस का यूनियन लेना है। जब इनका इंटरसेक्शन खेल लिया,
ये केस 2 लिख लेना, केस 2 लिख लेना। उसके बाद दोनों के सॉल्यूशन का यूनियन ले लो। तो सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 0.5 to 1 में सेट ऑफ कुछ भी नहीं ऐड करेंगे तो हमेशा यही आ जाएगा सॉल्यूशन, x बिलोंग्स टू 0.5 से लेकर के 1 तक। चमका क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, Yes, sir. याद रखना कैसे कैसे किया। Yes, पहले sir. क्या करते हैं, पहले लॉग को डिफाइन करो। यहां पर कोई फायदा नहीं मिला लॉग को डिफाइन करने के लिए, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 का कॉमन सॉल्यूशन ये x बिलोंग्स टू 0.5 से लेकर के 1 तक, 0.5 से लेकर 1 तक ही आएगा, ठीक है। और वैसे भी जब मैंने x ग्रेटर देन 0 और x नॉट इक्वल टू 1 लिया तो उसी चीज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, मैं इसी चीज को डिवाइड कर रहा हूं। तो ये जो मैंने 1 लिखा था ना, इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा इस केस में नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं होगा भाई, कभी कभी हो सकता है, ठीक है। बढ़े आगे भाई, अभी नोट कर लो, नोट कर लिया सभी ने, आगे बढ़े। यस सर। कोई ऐसा Yes, जिसने sir. नोट नहीं किया है? Yes, sir. ओके ठीक है, चलो अगले प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी भाई क्वेश्चन नंबर 4 से। पर इससे पहले कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करूं, एक बहुत छोटी सी चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखो, मैं दो फंक्शंस डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। एक फंक्शन है f ऑफ x, ये एक बार और भी हम डिस्कस कर चुके हैं। f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1 multiplied by x minus 2 divided by x minus x square minus 1, ठीक है। अच्छा, और दूसरा फंक्शन है f of x is equals to x minus 2 divided by x plus 1, ठीक है। ओके, तो आपसे मैं पूछ रहा हूं कि ये फंक्शंस का डोमेन क्या होगा। ये दोनों फंक्शंस का डोमेन, इसको मान लो f1 है, f1x है, इसको मान लो f2x है, ठीक है। तो दोनों फंक्शंस का डोमेन क्या होगा भाई, दोनों फंक्शंस का डोमेन क्या होगा। डोमेन का मतलब कौन कौन सी वैल्यूज के लिए रैशनल फंक्शंस डिफाइन है। किसी वैल्यू के लिए रैशनल फंक्शंस कब डिफाइन होते हैं, जब उसका डिनोमिनेटर, उसके डिनोमिनेटर का मसाला में कभी भी जीरो ना आए, मसाले में कभी भी जीरो ना आए। अच्छा, तो आप क्या बोलोगे पहले वाले के बारे, पहले दूसरे वाले के बारे में बात करो। दूसरे वाले का डोमेन क्या हो जाएगा? x cannot be equal to minus Equal to -1. x cannot be equals to, x belongs to set of all real numbers except minus of 1। जब minus of 1 हुआ तो 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। चलो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है देखो, तो x स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, और फिर x माइनस 1 कैंसिल भी खेल सकते हैं ना। So for that you need to state that x cannot be equal to minus of 1. हाँ, चमक गया, ठीक है। तो इसके ऊपर वाले में हम x माइनस 1 कैंसिल नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो बताना पड़ता, क्या बताना पड़ता भाई, कि x कैनॉट बी इक्वल्स टू 1, x कैनॉट बी इक्वल्स टू 1, देन ओनली वी कैन कैंसिल x माइनस 1। फिर से समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ये ऊपर वाला जो केस है, आपका मन तो कर रहा होगा भाई, पेट में तितलियां दौड़ रही होंगी कि क्या कर लें भाई इस चीज को। ये वाली चीज में नीचे वाला x स्क्वायर माइनस 1 को x प्लस 1 x माइनस 1 लिख करके, सर जल्दी से मन कर रहा है इसको कैंसिल कर ले, यही मन कर रहा है ना भाई आपका, यही मन कर रहा है ना। लेकिन ये मन कब कर सकता है, जब x की वैल्यू 1 ना हो भाई, ये मन आपका कब करना चाहिए, जब ये नॉन जीरो हो। तो ऊपर वाले का डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू set of all real numbers except 1 plus 1 and -1. इतना कहानी रामायण इसीलिए तो सुना रहा हूं भाई, सीता के बारे में थोड़ी ना बता रहा हूं, राम और लक्ष्मण के बारे में बता रहा हूं। सुनो तो ध्यान से, यहां पर 1 भी नहीं हो सकता और -1 भी नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैं कैंसिल कर रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि 1 नहीं होने वाला है। हाँ, कैंसिल कर लो, लेकिन उसके पहले ये बोल दो कि 1 नहीं हो सकता, x की वैल्यू 1 नहीं होगी, और -1 तो ऑलरेडी आपको दिख रहा है। चमका क्या? Yes, sir. yes sir Yes, sir. अच्छा ठीक है। अब करते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4। शायद से ये कॉन्सेप्ट उसमें कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, ठीक है, शायद से ये वाला कॉन्सेप्ट उसमें कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। अब आप ऐसा बोल सकते हो, आपका मन कर सकता है ऐसा कि सर इसके नीचे वाले में भी अगर हम x प्लस 1 x माइनस 1 और x माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमें बोलना पड़ेगा
कि x माइनस वन और x माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो हमें बोलना पड़ेगा कि सर x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। आप क्या करो, जब क्वेश्चन में जितना पार्ट दिया हुआ है केवल उतने पार्ट के बारे में सोचो कि उस फंक्शन को आप डिफाइन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप अपने से एक्स्ट्रा चीजें नहीं अज्यूम करो, वहां पर अपने से एक्स्ट्रा चीजें नहीं अज्यूम करना है। जितना फंक्शन दिया हुआ है उतने फंक्शन के लिए क्या वो चीज डिफाइन हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, ये चीज देखनी है। ठीक है, चमका क्या? ऐसे तो जो ऊपर वाला x माइनस 2 है, आपका मन करेगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये 1 अपॉन x माइनस 2 का पावर माइनस ऑफ 1 बोलोगे। आप बोलोगे सर डिनोमिनेटर में तो x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती है, डिनोमिनेटर में तो x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, ऐसा भी बोलने लग जाओगे। ठीक है, तो आपका जो फंक्शनल इक्वेशन बन रहा है, जो इक्वेशन बन रहा है, उसमें सभी के जो पार्ट्स हैं सबसे पहले पॉजिटिव कर लो, और उसके बाद अपने से कोई एक्स्ट्रा चीज क्रिएट मत करो, अपने से किसी एक्स्ट्रा चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड मत करो। जितनी वैल्यूज गिवन है उतनी वैल्यूज के लिए डिफाइन करो। जब खुद से कैंसिल भी कर रहे हो तब भी डिफाइन करो कि कैंसिलेशन अलाउड हो जाए, 0 0 को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ये चीज बता दो पहले। चमका क्या? समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से देखेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉग के कुछ सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से, इस फॉर्म के सबसे अच्छे क्वेश्चंस में से एक है। ठीक है, यहां पर बोल रहा है log of x to the base 1 upon 2 is given greater than equals to log of x to the base 1 upon 3। ठीक है, x to the base 1 upon 3। ठीक है, अब आपको पता है कि x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो यहां पर मजा आ जाएगा क्या भाई? x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 0 0 खेलेंगे दोनों। यस सर। मतलब बराबर हो जाएंगे, x की वैल्यू 1 पे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज तो मैं गारंटीड बोल सकता हूं कि एक सॉल्यूशन क्या आने वाला है, x इक्वल टू 1। x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पर ये 0 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर एक सॉल्यूशन आ गया x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1। अब मैं जो दूसरा सॉल्यूशन निकालूंगा उसमें क्या करूंगा, बोलूंगा अब x की वैल्यू 1 नहीं है। समझो इस चीज को, देखो फिर से, यहां पर मैंने जब x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में ले ली थी, उसके बाद मैंने दूसरे केस के लिए क्या बोला था कि अब x की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। चमक रहा है? जब मैंने यहां पर x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच, जब हम केसेस डिफाइन करते हैं ना, जब हम पार्टीशनिंग ऑफ डोमेन करते हैं, इसको बोला जाता है पार्टीशनिंग ऑफ डोमेन। जब डोमेन को पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तब सभी का यूनियन लेना चाहिए। जब डोमेन को पार्ट में डिवाइड कर दिया तो उन पर्टिकुलर डोमेन में इंटरसेक्शन लो। ठीक है, फिर से समझो इस चीज को, ऐसा समझो कि संसार में एक घर है, ठीक है, और उस घर की आपने पार्टीशनिंग कर दी। हाँ, अभी ये घर यहां से लेके यहां तक डिफाइंड है, लेकिन मैं बोल रहा हूं इसका पार्टीशनिंग कर दिया, यहां से यहां तक भी डिफाइंड है, यहां से यहां तक भी डिफाइंड है, यहां से यहां तक भी डिफाइंड है, ऐसा कुछ पार्टीशनिंग कर दिया। मैंने अपने डोमेन का पार्टीशनिंग कर दिया। ठीक है, जब डोमेन का पार्टीशनिंग कर दिया तो आपने केसेस डिफाइन कर लिए भाई, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ऐसे केसेस डिफाइन कर लिए। ठीक है, फिर आपको क्या करना है कि अब जो लास्ट में आंसर आएगा, इससे कुछ x की वैल्यू आ जाएगी, इससे कुछ आउटपुट आ जाएगा, इससे कुछ आउटपुट आ जाएगा, इससे कुछ आउटपुट आ जाएगा। आपको क्या करना है, इन सभी आउटपुट्स का यूनियन लेना है, लेकिन उसके पहले जब आप केवल केसेस में बात कर रहे हो भाई, केवल एक घर के कमरे की बात कर रहे हो, तो यहां पर इंटरसेक्शन खेलेंगे भाई। केवल एक केस के अंदर जब बात कर रहे हो तो यहां पर इंटरसेक्शन आना चाहिए। ठीक है, किसका इंटरसेक्शन? मान लो यहां पर कुछ वैल्यूज आई, फिर कुछ और वैल्यूज आ गई, कुछ डोमेन के लिए डिफाइन हुआ, फिर किसी और डोमेन के लिए डिफाइन हो गया। ऐसा कहां पर हो रहा था? ऐसा यहां पर हो रहा था, 0 से 1 तक आ रहा था, फिर 0.5 से लेकर के सारी की सारी बड़ी वैल्यूज आ जा रही थी, तो मैंने इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया। तो जब किसी केस में आप डिवाइड कर लेते हो और फिर दो अलग अलग सॉल्यूशंस आते हैं, तो उन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, और जब केसेस के बाद जो फाइनल वैल्यूज आती हैं उन सब वैल्यूज का यूनियन लेते हैं। चमका भाई? अच्छे से समझ में आया ना? यस सर। ठीक है, चलो, तो मैंने इसको एक्चुअली दो केसेस में डिवाइड कर दिया। मैं बोल नहीं रहा हूं पर मैंने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है। एक जब x की वैल्यू 1 है, अब मैंने x की वैल्यू 1 काउंट कर ली है, तो अब मैं इसके बाद जो भी केस डिसाइड करूंगा उसमें x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। चमका क्या? अब जब मैं जो बाकी केसेस कंसीडर करूंगा उसमें x की वैल्यू 1 नहीं लेंगे, पर ऐसा नहीं कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। x की वैल्यू 1 के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ बेटा बोलो। सर, वो उनका रेसिप्रोकल लेके
शिफ्ट कर देंगे तो? हाँ हाँ हाँ, रेसिप्रोकल लेके शिफ्ट करेंगे, मैं बताऊंगा। रेसिप्रोकल लेने में भी कुछ गड़बड़ होती है, लेते हैं। मैं बस पहले वाले केस के बारे में बात कर रहा हूँ। जब मैं रेसिप्रोकल लूंगा ना, ये कौन बोल रहा था? ऋषिकेश बोल रहा था क्या? हाँ सर। जब रेसिप्रोकल लेंगे बेटा, तो उसका जो x है वो अब बेस पे चला जाएगा, और जैसे ही x बेस पे जाएगा आपको बोलना पड़ेगा कि अरे x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए भाई, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। चमका क्या? तो मैं ऑलरेडी x की वैल्यू 1 के लिए चेक कर चुका हूं, तो ऐसा नहीं कि x की वैल्यू 1 हो ही नहीं सकती है। x इक्वल्स टू 1 के लिए ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, तो जो बाकी केसेस देखेंगे उसमें x की वैल्यू 1 नहीं लेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को? सभी को Yes, समझ sir. में आया ना? तभी मैं आगे बढ़ूंगा भाई। पहले केस में Yes, मैंने sir. क्या किया, x की वैल्यू 1 ले ली, x की वैल्यू 1 हो भी सकती है। अब बाकी केसेस में मैं x की वैल्यू 1 नहीं लूंगा, इसका मतलब ये नहीं कि x की वैल्यू 1 से सॉल्व ही नहीं कर सकते। x की वैल्यू 1 ऑलरेडी सॉल्यूशन मिल चुका है, अब मैं दूसरे केसेस डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो केस 1 तो ये हो गया, केस 1 तो ये हो गया। केस 2 में देखो क्या कर रहे हैं। आपको पता है दो लॉगरिथमिक फंक्शन को कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? दोनों के बेसेस सेम करने होंगे। तो आपको पता है कि दोनों के बेस सेम करने होंगे, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल लेना होगा। अच्छा भाई, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेंगे तो थोड़ा सा रोशनी डालना तो सानी का। रेसिप्रोकल ले लेंगे पहले वाले दोनों फंक्शंस का, लॉगरिथमिक फंक्शंस का। तो रेसिप्रोकल लेने के बाद कैसे बनेंगे ये फंक्शंस? रेसिप्रोकल ले लिया पहले वाले का, तो कैसा बन जाएगा? x ऋषिकेश कैसे लेंगे बेटा रेसिप्रोकल? अरे यार ये खराब हो गया क्या? सर वो x बेस में डालेंगे, वो वैल्यूज ऊपर डालेंगे और इनइक्वालिटी शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, वही तो मुझे जानना था आप लोगों से। सोनिया कैसे लेंगे बेटा रेसिप्रोकल? इनइक्वालिटी के बारे में बात मत करना अभी, आप केवल मुझे रेसिप्रोकल वाले के बारे में बात बताना। रेसिप्रोकल ले सकते हैं, रेसिप्रोकल कैसे लेंगे? काम कर रहा है, छोड़। हाँ भाई सुनिए, रेसिप्रोकल कैसे ले लेंगे इसका? मुझे दोनों का बेस सेम करना है, मुझे दोनों के बेसेस सेम करने हैं, तो उसके लिए रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। किस तरह से रेसिप्रोकल लेंगे भाई? log कनेक्शन इज अनस्टेबल। so 1 upon log half to the base x sir. चलो करेक्ट है, ये हो जाएगा 1 अपॉन less than or equal to 1 upon हाँ, सुज्ञान ने बोला ये हो जाएगा 1 अपॉन एक बार मैं फिर से इसको, ये हो जाएगा 1 अपॉन log ऑफ अब 1/2 ऊपर चला जाएगा, x नीचे चला जाएगा। कितने लोगों को ये वाली चीज पता थी भाई कि इस तरह से लेते हैं log का रेसिप्रोकल, इस तरह से लेते हैं Yes, log का sir. रेसिप्रोकल? ये सभी को पता था Yes, क्या? sir. अनीशा पता Yes, था बेटा? Yes. हाँ ठीक है चलो दूसरे वाले का रेसिप्रोकल भी ऐसे ले लेंगे। दूसरे वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन log ऑफ 1/3 टू द बेस x, 1/3 टू द बेस x, ऐसा हो जाएगा। चलो अब मुझे ऋषिकेश बताएगा कि इनइक्वालिटी स्विच होगी या नहीं होगी। ऋषिकेश सर अभी नहीं होगा, हाँ, अभी नहीं होगा क्योंकि Correct, इट इज द वैल्यू ऑफ दैट लॉग, मतलब जो पहला बिल्कुल, एक्सप्रेशन है उसका रेसिप्रोकल वैल्यू है। हाँ ठीक है, तो देखो भाई समझो इसको। अरे मैंने बोला ये कद्दू है, कद्दू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कद्दू, तो भाई ये चीज तो इसके बराबर ही है ना। अभी मैंने रेसिप्रोकल जैसा लिया है, ऐसा लग रहा है कि रेसिप्रोकल ले लिया, पर log of x to the base 1/2 is equivalent to, is same as 1 upon log of 1/2 base x। तो इनइक्वालिटी यहां स्विच नहीं होगी क्योंकि ये दोनों सेम है भाई। कद्दू सेम है, कद्दू सेम है, जो RHS है वो वाली चीज भी सेम है भाई। ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम वैल्यू है। दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग ऑफ 1/3 बेस x। ठीक है, तो इनइक्वालिटी यहां पर तो स्विच नहीं होगी, यहां पर इनइक्वालिटी बिल्कुल वैसे ही रहेगी, बिल्कुल वैसे ही रहेगी। चमका क्या? Yes, sir. मैं Yes, sir. Yes, sir. मैंने तो आपको बताया था कि ऐसा 2 इज अगर लेस देन 3 होता है तो 1/2 ग्रेटर देन 1/3 हो जाता है। तो यहां पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? यहां पर तो ऐसा नहीं हुआ सर क्योंकि आप उधर वो उसको डेलिबरेटली मतलब उसको सर हमने इन्वर्स इधर कर रहे हो, सर इधर नहीं एक कर फॉर्म में रहे से हो। दूसरे फॉर्म में लिख ले हो उसे। हाँ, फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर मैं ऐसा लिखता 1 अपॉन लॉग ऑफ x टू द बेस 1/2,
तब इनइक्वालिटी स्विच हो जाती। देखो तो जो नंबर दिया हुआ है उसी का 1/, लिया, यहां पर तो मैंने वो चीज ही चेंज कर दी ना, log ऑफ x बेस 1/2 है, log ऑफ 1/2 बेस x कर दिया, तो पलट दिया ना भाई नंबर, पलट दिया ना नंबर, ठीक है, तो नंबर ही चेंज कर दिया मैंने, नंबर ही चेंज कर दिया। अच्छा अच्छा ऐसा कुछ है, ओके ओके। अब आप चाहते हो वापस से रेसिप्रोकल लेना, पहले ये वाला स्टेप सभी को समझ में आया, इनइक्वालिटी स्विच नहीं होगी Yes, sir. क्योंकि नंबर्स Yes, sir. रेसिप्रोकल नहीं लिया गया भैया, रेसिप्रोकल नहीं लिया गया है, खेल खेल रहा है भाई। अच्छा अब कोई मुझे बताएगा क्या, कोई मुझे ये बता सकता है क्या कि यहां से मैं इसका रेसिप्रोकल लेकर के, इसका रेसिप्रोकल लेकर के log ऑफ 1/2 बेस x और log ऑफ 1/3 बेस x लिख सकता हूं? लिख सकता No, हूं sir. क्या? नहीं लिख सकते। ऋषिकेश लिख सकते हैं क्या? Will the inequality switch? हाँ इनइक्वालिटी स्विच कर देता हूं, आप जैसा बोलो इनइक्वालिटी स्विच कर देता हूं, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1/something को Yes, sir. ऊपर ले Sir, गए, but वो- इनइक्वालिटी स्विच कर दी। वो मतलब थोड़े पॉइंट्स के लिए इट विल कॉन्ट्राडिक्ट द फर्स्ट फंक्शन। कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर The रहा है? denominators greater than 0 होने चाहिए। हाँ चलो कम से कम ये तो याद है कि हम जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो मैंने बोला था रेसिप्रोकल कभी नहीं लेना है, रेसिप्रोकल कभी नहीं लेना किसी वेरिएबल का। रेसिप्रोकल लेने का मतलब कुछ नहीं होता है, रेसिप्रोकल हम कभी लेते नहीं है। मैंने बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम की चीज नहीं होती है भाई। क्या होता है, किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू से, तो क्या होगी वो कांस्टेंट वैल्यू? वो कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, वो कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। चमका क्या ये वाला पॉइंट? चमका। Yes, sir. रेसिप्रोकल Yes, नहीं sir. लेते Yes, sir. हैं हम Yes, sir. कभी, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम कभी। गलती से भी मत सोचना कि यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, पाप पड़ेगा, ठीक है। रेसिप्रोकल और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। अब सोचो कि ऐसी किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि मुझे ऐसा वाला फॉर्म ही मिल जाए, log ऑफ 1/2 द बेस x और log ऑफ 1/3 टू द बेस x, मुझे ऐसा वाला फॉर्म चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें को पता है कि भैया जो बेस है वो सेम पिंच खेलना चाहिए, अगर बेस सेम सेम खेलेगा तभी कंपेयर कर सकते हैं। तो मुझे दोनों ऊपर में तो चाहिए, लेकिन मुझे किस चीज से मल्टीप्लाई करना है तभी दोनों ऊपर में चाहिए। तो किस चीज से मल्टीप्लाई करें भाई? किस Sir, चीज से? denominators. So both the denominators. मतलब दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मैंने आपको बोला कि बेटा 1/2 और 1/3 को कंपेयर करो, तो आप दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव, इनइक्वालिटी में मैं किसी चीज से दोनों तरफ कब मल्टीप्लाई कर सकता हूं? जब वो चीज पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी स्विच खेल लेगी, तो वो अगर पॉजिटिव है तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे पक्का इंश्योर करें खुद को, कैसे अपने दिल को तसल्ली दें कि भाई हम पॉजिटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं। ये सभी को समझ में आया कि अगर वो दोनों वैल्यूज ऊपर लानी है तो log ऑफ 1/2 बेस x मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा log ऑफ हाफ टू द बेस x मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 1/3 टू द बेस x। इससे मल्टीप्लाई करोगे ना दोनों तरफ, तो RHS में क्या हो, सॉरी LHS में क्या हो, बको सर वो x अगर 1/2 या 1/3 से ग्रेटर होगा तो एक नेगेटिव हो जाएगा ना नंबर। मतलब होल एक्सप्रेशन एक नेगेटिव हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, वो उसके बारे में मैं बाद में सोचने वाला हूँ। मुझे ये तो पता चल गया ना, इन दोनों का अगर ऊपर लेके आना है तो इसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी दोनों ऊपर आ सकते हैं, तभी दोनों ऊपर आ सकते हैं। ये तो पक्का सही हो गया ना भाई। इतनी चीज को तो आप मानोगे ना भाई कि अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इस एंटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इस एंटिटी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा तब पक्का log ऑफ 1/2 टू द बेस x और log ऑफ 1/3 टू द बेस x दोनों ऊपर चले जाएंगे, दोनों ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। चमक रहा है? Yes, sir. Yes. हाँ ठीक है, बस ठीक है, मजा आने वाला है। अब देखो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, मैं याद दिला देता हूँ भाई। केमिस्ट्री नहीं है कि कुछ भी बोल दोगे कि एटम मॉलिक्यूल से छोटा होता है, बड़ा होता है, सब हाइपोथेटिकल खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। असलियत है एकदम, जो चीज होगी उस चीज का प्रूफ मिलेगा भाई, ठीक है। तो ऐसे फालतू के सब्जेक्ट्स नहीं है भाई, एकदम मस्त है। ऐसा नहीं बॉल गिरा रहे हैं 3 मिनट बाद पहुंचेगी, अरे बॉल गिरा के चेक करो ना भाई, ठीक है। देखो तो यहां पर लॉग का ग्राफ ऐसा हो सकता है,
लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है अगर x की वैल्यू लेस देन 1 हो। लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है अगर x की वैल्यू लेस देन 1 हो, ऐसा हो सकता है। ये तो आप भी मानते हो कि x की Yes, वैल्यू sir. अगर 0 Yes, से लेकर के sir. 1 के बीच में है तो x की वैल्यू अगर 0 से लेकर के 1 के बीच में है तो ऐसा हो सकता है। अब बाकी लोग सोच रहे होंगे ये सारी चीजें कब पढ़ाई भाई? जिस दिन पहले दिन मैं इनइक्वालिटीज पढ़ा रहा था उसी दिन तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ पढ़ाया था, और सारे के सारे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस इस वाले फंक्शन से, इस ब्लू वाले ग्राफ से भी सिखाए थे मैंने। ठीक है, चल तो थोड़ा सा घुटनों पर जोर डालोगे तो आपको पता चलेगा कि 1/2 और 1/3 दोनों 1 से पहले लाई करते हैं। ये है पॉइंट 1,0, तो 1/2 और 1/3 दोनों 1 से लेफ्ट में लाई करेंगे भाई। ये 1/3 है, ये 1/2 है। ये वाली चीज भी आप मानते हो भाई? ये वाली चीज भी चमक Yes, गई sir. होगी, ठीक है? Yes, sir. अच्छा, अब मान लेते हैं भाई, मान लेते हैं कि x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच है। अरे इसके अलावा संसार में और तो कुछ नहीं हो सकता, या तो 1 से बड़ी या तो 0 से 1 के बीच में भाई। ऐसा तो नहीं क्या 0 से छोटी हो जाएगी, तब तो डिफाइन ही नहीं होगा मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, तो x की वैल्यू या तो 0 से 1 के बीच में है या फिर 1 से बड़ी है। अच्छा, अगर x की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है तो 1/3 पर x की वैल्यू, मतलब अभी मेरा बेस की वैल्यू की बात हो रही है। ठीक है, अगर मेरे लॉग के बेस की वैल्यू, ये वाला बेस 0 से लेके 1 के बीच में है, ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आने वाला है? इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आने वाला है। कैसे भाई? देखो तो 1/3 पर भी एक पॉजिटिव आउटपुट, 1/2 पर भी एक पॉजिटिव आउटपुट। चमका क्या? यहां पर Yes, sir. आउटपुट Yes, मान लो y1, यहां पर आउटपुट y2, तो एक पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है। अच्छा, Yes, sir. जब आप पॉजिटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आउटपुट भी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव Yes, नंबर sir. मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर गिव्स पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो मैं अगर x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रही है तो मैं log ऑफ 1/2 बेस x को मल्टीप्लाई कर सकता हूं log ऑफ 1/3 बेस x से, और ये जो एंटिटी बन रही है भाई, ये जो कद्दू बन रहा है, इस कद्दू को इन दोनों से, इस पूरे के पूरे इनइक्वालिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मानते हो मेरी बात? पॉजिटिव नंबर को तो मल्टीप्लाई करने पर कोई बुरा नहीं मानता है, तो फिर इनइक्वालिटी का हमने कुछ नहीं बिगाड़ा। अगर मैंने किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का कुछ नहीं बिगाड़ा। ठीक है, दूसरा केस, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो इस पर भी 1/3 पर भी एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी और 1/2 पर भी एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। नेगेटिव वैल्यू जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फिर से नेगेटिव वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव वैल्यू से तो वैल्यू तो पॉजिटिव ही आने वाली है। तो अल्टीमेटली मैं एक पॉजिटिव नंबर ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं। मैं रेसिप्रोकल तो लूंगा नहीं, रेसिप्रोकल लेना तो पाप है, तो रेसिप्रोकल तो लेंगे नहीं। लेकिन आप बोलते हो कि एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्यों ना वो नंबर इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लिया जाए। हाँ भाई, इन दोनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लिया जा रहा है, पर इन दोनों डिनोमिनेटर्स में तो आप बोलोगे सर कभी कोई नेगेटिव हो सकता है, कभी कोई पॉजिटिव हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दो ही तो केसेस बनेंगे, जब मेरा बेस 0 से लेके 1 के बीच में है या फिर मेरा बेस 1 से बड़ा है। 0 से 1 के बीच में भी है तब भी मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर 1 से बड़ा है तब भी दो नेगेटिव वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके एक पॉजिटिव नंबर ले रहा हूं और फिर से एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है चमका भाई? Yes, sir. ये चीज समझ Yes, sir. में? Yes. ठीक है, Yes, तो अगर sir. मैं एक Yes. पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी स्विच होगी क्या? नहीं होगी। No. पॉजिटिव No, नंबर sir. से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आप सोचो No, तो, sir. जब इस नंबर से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो एलएचएस में क्या बचेगा? Log 1/3 to the base 1/3. Yes, sir. log of 1 by 1/3 to the base to the x. base x. log of 1/3 to the base greater than or x. equal to LHS में बचेगा log of 1/3 to the base x. इनइक्वालिटी कैसे थी? ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इनइक्वालिटी थी ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अच्छा, और RHS में बचेगा, इसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस पॉजिटिव एंटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो RHS हो गया आपका log of 1/2 1/2 to the base x, 1/2 to the base x, log of 1/2 to the base x। ठीक है, ये वाली चीज से आप सहमत हो भाई? सभी मानते हो Yes, कि ये sir. चीज होगी? Yes, sir. चमक गया है? Yes, sir. सभी मानते हो ना ये चीज होगी भैया? Yes, sir. Yes, चलो sir. ठीक है, अब आप खुद से सोचो भाई, थोड़ा सा और घुटनों पर जोर डालोगे तो आपको चमक जाएगा कि भैया मेरे
ये जो 1/2 है ये तो 1/3 से बड़ा होता है, 1/2 तो 1/3 से बड़ा होता है, पर अभी के लिए इनइक्वालिटी उल्टी कैसे हो गई भाई? ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, लेकिन यहां पर तो 1/2 log of 1/2 लेस देन log of 1/3 हो जा रहा है, लेस देन log of 1/3 हो जा रहा है। तो ऐसा कब हो सकता है? Base is less than 1, greater than 0. जब बेस 0 से लेके 1 के बीच में लाई करे, जब बेस 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता, देखो आपको ये चीज पता थी, आपको इसका उल्टा पता है कि अगर 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3 तो log of 1/2 इज लेस देन इक्वल टू log of 1/3 तभी जब मेरा बेस 0 से लेके 1 के बीच में लाई करे। ठीक है, तो अगर बेस 0 से लेके 1 के बीच में लाई कर रहा है तभी ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी, तभी ये इनइक्वालिटी ट्रू होगी। इसका मतलब x की वैल्यू एक्चुअली क्या है? x की वैल्यू है 0 से लेके 1 के बीच में कोई वैल्यू। ये वाला स्टेप कितने लोगों को समझ में आ गया? बोलो डन। समझ में आ गया तो बोलो डन भैया। हाँ बेटा डन। डन सर। Done. अथर्व कुछ बोल रहे हो क्या? नहीं सर, डन बोला। हाँ, तो ये तो एक सॉल्यूशन मिला ना, ये सेकंड सॉल्यूशन मिला, इसके पहले भी एक सॉल्यूशन मिल चुका था। ये पहले जो सॉल्यूशन मिला था वो क्या था? ये था x is equal to 1. equals to 1। तो दोनों सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा या यूनियन लेना पड़ेगा? यूनियन। यूनियन लेना पड़ेगा। केस अलग अलग है, एक में x की वैल्यू 1 नहीं है। अब आप बोलोगे सर x की वैल्यू 1 कहां पर नहीं ली आपने? जब मैंने इसे डिफाइन किया तो देखो, तो जब x बेस में आ जाएगा तो बोलना पड़ेगा ना भाई x की वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि अगर बेस की वैल्यू 1 हो जाती तो भाई खेल ही नहीं पाते लॉग के साथ। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर IIT-JEE एडवांस्ड का क्वेश्चन था। इन दोनों के मुझे जो कॉमन सॉल्यूशंस लिखने हैं वो लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू 0 to 1, 1 पे क्लोज्ड और ओपन। क्यों लिखना पड़ा 0 to 1, 1 पे क्लोज्ड? क्योंकि x इज इक्वल्स टू 1 भी आ गया था सॉल्यूशन सेट में, x इज इक्वल्स टू 1 भी आ गया था सॉल्यूशन सेट में। चमका क्या? यस सर। ओके, सॉरी एडवांस का क्वेश्चन नहीं है, प्रीवियस ईयर IIT-JEE स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है। और मोस्टली लोग 0 to 1 करके आते हैं, मोस्टली लोग यही वाला आंसर करके आ गए थे, मतलब आ गए होंगे, मुझे नहीं पता। ये 2002 से लेके 2008 के बीच का क्वेश्चन है, तो मोस्टली लोगों ने सेकंड वाला आंसर कर दिया होगा। ठीक है, जबकि दिख रहा है कि x की वैल्यू 1 रखने पे इक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है भाई, चमक गया, आगे बढ़े। यस सर। चल बहुत अच्छा, नेक्स्ट वाला भी कर ही लेते हैं। जब इतने सारे लॉगरिथमिक फंक्शंस को चेक कर ही लिया तो नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद मैं वो मॉड वाला क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद हम केवल डिस्कस करेंगे, शायद एक क्वेश्चन और हो जाए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो मैंने होमवर्क दिया था। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज log of x plus 7 to the base x, log of x plus 7 to the base x is given less than 0। फिर से भाई मेसी को कोहली से कंपेयर नहीं करते, सेम बेस रहना चाहिए। क्या बेस लेना पड़ेगा RHS का? क्या बेस लेना पड़ेगा RHS को? क्या लेना पड़ेगा? log of 1 to the base x. हाँ, बेस तो x होना चाहिए। कौन सी चीज की वैल्यू 0 होती है? 1 की वैल्यू 0 होती है। तो आपको लिखना पड़ेगा इसको, ये वाली चीज चमकनी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। log of x plus 7 to the base x is less than log of 1 to the base x। एक चीज याद रखना, ये जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं log के बारे में या e raised to the power x के बारे में, जेई क्या करेगा, इसको एक क्वेश्चन के पार्ट में देगा। ठीक है, और आपको हमेशा आधा सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन ऐसा कंफ्यूज करके पूछेगा कि जैसे ये वाला सॉल्यूशन मिल रहा है ना, आधा सॉल्यूशन मिल जाएगा और आपको लगेगा अरे यही सॉल्यूशन होना चाहिए, अरे यही सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, पर क्वेश्चन में ही कहीं ना कहीं चीजें घुमा दी होंगी कि भाई हाँ इस चीज के लिए तो डिफाइन ही नहीं हो रहा है जिसको आप सॉल्यूशन सेट में ले रहे हो। ठीक है, तो सॉल्यूशंस निकालने आने चाहिए, बहुत क्रिटिकल चीजें होती हैं। ठीक है, ओके ठीक है, चलो अब सबसे पहले तो लॉग खुद डिफाइन होना चाहिए भाई। दोनों तरफ के लॉग डिफाइन करने के लिए पहले तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। बेस वाले x को डिफाइन करने के लिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और x नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा x प्लस 7 भी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x प्लस 7 भी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बोलेंगे दिस इंप्लाइज x की वैल्यू -7 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्या ले लिया था, x की वैल्यू
ग्रेटर देन greater than 0 ले ली थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता x की वैल्यू ग्रेटर देन 7 ले लेने का। अच्छा भाई, this implies that x belongs to 0 to infinity except 1। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट सॉल्यूशन। तो पहला वाला सॉल्यूशन मैंने कैसे निकाला भाई? लॉग के बेसिस को डिफाइन करके निकाला। दूसरा वाला सॉल्यूशन कैसे निकाला भाई? खुद लॉग का नंबर, लॉग की वैल्यू को डिफाइन करके निकाला। और तीसरा वाला जो सॉल्यूशन निकलेगा वो इनइक्वालिटी कंपेयर करके निकलेगा भाई, इनइक्वालिटी कंपेयर करके निकलेगा। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज कंपेयर करते हैं। x + 7 इज लेस देन, अब देखो फिर से मुझे वापस जाना पड़ेगा, दो केसेस बनाने पड़ेंगे। ये चमक रहा है क्या? फिर से दो केसेस लेके चलना पड़ेगा यस क्या? सर। एक बार x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, और एक बार x की वैल्यू 1 से ज्यादा। 1 से ज्यादा। ठीक है, तो फिर से, और दोनों केसेस का यूनियन लेना पड़ेगा। ले लेते हैं भाई, ले लेते हैं। यहां पर ये ऐसा ले लेते हैं, और केस 1 में मैं ले रहा हूं x की वैल्यू, केस 1 x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में। केस 1 है x की वैल्यू लाई कर रही है 0 से लेकर के 1 के बीच में। ठीक है, x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में। अच्छा, अगर 0 से लेके 1 के बीच में होगा तो इनइक्वालिटी को स्विच करेगा क्या? बिल्कुल स्विच करेगा। Yes, sir. Yes, स्विच करेगा। तो अभी रखा हुआ है x + 7 पहले वाले लॉग के अंदर, और 1 रखा हुआ है दूसरे वाले लॉग के अंदर। इनइक्वालिटी को स्विच करेगा, तो इनइक्वालिटी को स्विच कर दिया तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, चमका क्या? इनइक्वालिटी स्विच हो गई। यस सर। हाँ, तो देखो तो यहाँ से क्या मिलेगा? x की वैल्यू ग्रेटर देन -6। -6। अब x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, और x की वैल्यू -6 से बड़ी हो गई है। x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, और x की वैल्यू -6 से बड़ी हो गई है। ठीक है, तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा? रियल नंबर लाइन बनाते हैं भाई। 0 के 1 के बीच में सर। 0 से 1 के बीच में ही आएगा। देखो तो यहां पर कहीं है -6, यहां पर कहीं है -6, और यहां पर कहीं है 0 से 1 के बीच में वैल्यूज। तो x की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में भी लाई कर रही है, और x की वैल्यूज -6 से बड़ी हैं। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 0 to 1, दोनों जगह खिड़की खुली रहेगी। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं भाई। ये वाला चमक गया भाई सभी को? बढ़े Yes, sir. आगे, Yes, बढ़े आगे ना। यस सर। दूसरा वाला केस है केस 2 है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए। अच्छा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाए तो इनइक्वालिटी का कुछ बिगाड़ सकता है क्या? ये कुछ नहीं बिगाड़ No, सकता sir. भाई। x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए इनइक्वालिटी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो आप बोलेंगे x + 7 इज लेस देन 1, और x इज less than -6. -6। लेस देन, राहुल सर आप हो क्या? ठीक है, और x इज लेस देन -6। अब भाई संसार में आपने ऐसा कोई नंबर देखा है क्या जो 1 से बड़ा भी है और -6 से छोटू भी है भाई? ऐसा कोई नंबर देखा है क्या? नो सर। किसी No, ने sir. नहीं देखा भाई, किसी ने नहीं देखा। तो यहां से x क्या मिलेगा? एक नल सेट मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा, वॉइड सेट मिलेगा। ठीक है, आप बोलोगे सर आप पर्यायवाची शब्द बता रहे हो क्या? ठीक है, तो दोनों का जो यूनियन आएगा, दोनों के सॉल्यूशन का यूनियन लेना पड़ेगा ना भाई, यूनियन Yes, ऑफ sir. सेट्स लेना पड़ेगा। मैंने बोला था जब घर के अंदर काम कर रहे हो तो इंटरसेक्शन, लेकिन घर के बाहर निकले तो यूनियन, बाहर निकल गए तो इससे क्या मिलेगा? x बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 to 1। 1, x बिलोंग्स टू 0 to 1। तो ये हो गया मेरा तीसरा सॉल्यूशन सेट। अच्छा, तो इनइक्वालिटी से ये मिला। उसके पहले क्या मिला था? x की वैल्यू 0 से लेकर के इंफिनिटी एक्सेप्ट 1, और x की वैल्यू -7 से बड़ी। तो तीनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो देखो, तो फर्स्ट वाले में सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं एक्सेप्ट 1। ठीक है, और लास्ट वाले में केवल 0 से लेके 1 के बीच वैल्यूज आ रही हैं। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो हम लोग कोई बात नहीं, हम लोग इसको भी रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। ये देखो, ऐसे ले लेते हैं। एक पहले वाले से जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो मिल रहा है x की वैल्यू 0 से लेकर के इंफिनिटी तक सारी की सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1 पर भी ऐसे ओपन कर दिया मैंने। ठीक है, दूसरे वाले से देखते हैं क्या मिल रहा है। दूसरे वाले से मिल रहा है x की वैल्यू -7 से बड़ी होनी चाहिए, -7 से बड़ी। इधर कहीं है -7, तो x की वैल्यू -7 से बड़ी होनी चाहिए। तो -7 को छोड़ के उससे बड़ी सारी की सारी वैल्यूज। और थर्ड वाला बोल रहा है कि x की वैल्यू केवल 0 से लेकर के 1 के बीच में होनी चाहिए।
तो कॉमन सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे इन तीनों के? 0 to 1. 0 to 1. belongs to 0 to 1. Open बिल्कुल bracket. सही, x belongs to 0 to 1, ये हो जाएगा फाइनल सॉल्यूशन। चमका भाई? Yes, sir. Yes. ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. चलो ओके। सो मेरी क्लास है 5:15 से 12 की, तो मैं अभी जो होमवर्क क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ भाई अभी। हाँ, लास्ट हाफ एन आवर में होमवर्क क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं, लास्ट हाफ एन आवर में होमवर्क के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। बाय द वे एक्सरसाइज 2 आप कर सकते हो इसका। एक्सरसाइज 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस वेवी कर्व पे बेस्ड हैं। सो 6 से लेकर 10 तक वो मैं बना दूंगा, असाइनमेंट वो कर दूंगा ऐप पे, आप वहां पे जाके कर लेना। ओके, सो यहां तक की बात, कहानी तो कुछ ऐसी थी। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो तो अभी वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 14 देखो तो मॉड्यूल में ये जो क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो बिल्कुल सेम है ना भाई? सेम मतलब थोड़े थोड़े सेम है। 3 मॉड्यूलस फंक्शंस Yes, sir. हैं, 3 मॉड्यूलस फंक्शंस हैं। ओके, तो चलो पहले तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन से। डोमेन ऑफ दिस सभी ने सॉल्व किया? क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? 4 to 5 union 6 to 4 to 5 यूनियन 6 to infinity, हाँ ऐसे ही कुछ आ रहा होगा क्या? Yes, बाकी sir. सबका भी यही आया 4 to 5 यूनियन 6 to infinity? आधा sir. हाँ ठीक है। तो कोई ऐसा है जिसको कि जरूरत है भाई मैं ये डिस्कस करूं या बढ़ूं आगे? किसी को इसमें डाउट है? So please explain first one. एक बार हाँ। एक्सप्लेन कर दो। हाँ कर लेता हूं भाई। अभी क्वेश्चंस काफी कम मिल रहे हैं, लगभग 40 क्वेश्चन मिलते हैं बोनस के, लेकिन अभी हमने बहुत कुछ पढ़ा नहीं है इसलिए काफी कम क्वेश्चंस दिए थे। ओके, सो फर्स्ट वन में बोल रहा है, फर्स्ट वन की कहानी क्या है भाई देख लो, जल्दी जल्दी देखेंगे थोड़ा सा क्योंकि क्लास है इसके बाद 12th की। ओके, तो दूसरे वाले से तो आपको एक कहानी पता चल गई होगी भाई, ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज को तो नहीं आने देगा, तो क्या बोलेगा भाई? दूसरे वाले के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे वाले से क्या बोलेगा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन -5 होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट सॉल्यूशन। अब पहले वाले के बारे में बात करते हैं। लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यूज गलती से भी नहीं आनी चाहिए और 0, अरे मैंने एक चीज गलत लिख दी, यहाँ पर इक्वालिटी भी हो सकती है ना? यस सर। हाँ, तो मुझसे गड़बड़ हो रही है पर आपसे सही हो रहा है तो सही है। ठीक है, मुझसे गड़बड़ होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एटलीस्ट ये एग्जाम तो फिर से नहीं देना है। ठीक है, अब यहां पर है x - 5 डिवाइडेड बाय, अरे भैया डिनोमिनेटर जो है उसको फैक्टराइज 6 4 है क्या? डिनोमिनेटर को Yes, फैक्टराइज कर सकते हैं क्या? यस x सर। - 4 x - 6 बिल्कुल कर सकते हैं। आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए क्योंकि लॉग के अंदर बैठा हुआ है, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है, लॉग के अंदर बैठा हुआ है, वैल्यूज ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो बना दो भाई, बना दो इसका वेवी कर्व, सभी का पावर ऑड है, जो क्रिटिकल वैल्यूज हैं वो हैं 4 5 और 6 से बड़ी कोई वैल्यू दे देते हैं 7, तो ऊपर वाला 2 3 1 पॉजिटिव है, तो वेवी कर्व शुरू होगा ऊपर से, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऐसा होगा वेवी कर्व। लेकिन चाहता क्या है भाई? केवल पॉजिटिव वैल्यूज, तो केवल पॉजिटिव इधर मिलेगा और केवल पॉजिटिव इधर मिलेगा, लेकिन क्या इक्वालिटी होल्ड करेगी भाई? वापस जाना पड़ेगा, वेवी कर्व नहीं बता No, पाता, No, वेवी sir. कर्व नहीं बता पाता। अच्छा, आप जब 4 रखोगे तो लॉग के अंदर में समथिंग अप इंफिनिटी चला जाएगा, 4 रखोगे तो ये खुद ही डिफाइन नहीं होगा, 6 भी नहीं रख सकते, और 5 रखोगे तो लॉग के अंदर 0 जाने 0 वाला होगा है, सर वो। लॉग के होगा, अंदर but 0 भी नहीं रख equal to सकते। ठीक है, तो चमक गया होगा भाई, x बिलोंग्स टू 4 से ले, अरे गड़बड़ दिखा मैंने, फिर x बिलोंग्स टू 4 से लेकर के 5 तक होना चाहिए, और सॉरी और नहीं, यूनियन 6 से लेकर के इंफिनिटी तक हो सकता है। ये हो गया सेकंड वाला सॉल्यूशन सेट। अब देखो तो -5 से बड़ी कोई वैल्यू और 4 से 5 और 6 से इंफिनिटी, दोनों का इंटरसेक्शन साफ साफ दिख रहा है कि भैया मेरे -5 से बड़ी वैल्यूज तो हैं ये सारी। ठीक है, तो यही हो जाएगा मेरा आंसर, x बिलोंग्स टू 4 to 5 यूनियन 6 से लेकर के इंफिनिटी। चमका क्या स्वामिनी, समझ में आया बेटा? Yes, sir. हाँ, तो हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन भाई, चमक गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। आगे बढ़े, मैं अभी सेकंड वाला नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मैं सेकंड वाला सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, पहले बाकी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो आफ्टर दिस
आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 3 किसी का डाउट में है क्या? आंसर क्या आ रहा है? Yes, sir. हाँ डाउट में है। सर 2:12 आएगा क्या? 2:12 आएगा भाई, उसको कॉमन Yes, एलिमेंट से sir. कोई मतलब ही नहीं है। सर नहीं सर, ये वाला नहीं सर, नेक्स्ट वाला। थर्ड वाला हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। तो क्वेश्चन नंबर नहीं। 3 में कॉमन एलिमेंट से नंबर ऑफ रिलेशंस को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, नंबर ऑफ रिलेशंस नंबर ऑफ एलिमेंट से ही कोई केवल फर्क पड़ेगा, ठीक है? तो 3 वाला मैं Yes. लिखूं क्या या आप चमक गए आपको? समझ में आया सर। समझ में आया ना? 3 मल्टीप्लाइड बाय Yes, 4 sir. 2⁻12। Yes. कोई ऐसा है जिसको समझाना है तो याद रख लो, जानबूझ करके डेलिबरेटली ये क्वेश्चन बनाया था, उसको नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? 2 एलिमेंट्स इन कॉमन, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बेकार लिखा हुआ है, ठीक है? कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है? मैं 2 डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन मैं पहले बाकी क्वेश्चंस डिस्कस कर ले रहा हूं, ठीक है? सो क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है डाउट में क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भाई। Yes, sir. सर वो यूनियन लेना है कि इंटरसेक्शन? वही डाउट। इंटरसेक्शन लेना है सर। इंटरसेक्शन लेना है Union. सर फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी विल बी Three elements. 2 आ रहा होगा, 2 सर 2 हाँ sir, two. 2 आ रहा होगा 1,7 एंड 2,6। हाँ, कुछ नहीं करना है, तो बस ये भी जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो, तो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपली आपको क्या करना है कि देखो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, जल्दी जल्दी बताते जाओ। सेट ए में एलिमेंट्स हैं -2 -1 0 1 2। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 0 1 2 ये 3। जेड जानते हो ना आप, जेड मतलब होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ज़ेलन, ठीक है? Yes, sir. Integer. 0 से लेकर के 3 तक, तो 0 1 2 3। अच्छा, सेट सी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? सेट 1 सी 2 तो नेचुरल नंबर्स है, तो 1 और 2 हो गए। अब सेट डी में बोल रहा है ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, तो ये जो एक्स है ना, ये इन्हीं तीनों से आ रहा है, इन्हीं तीनों से आ रहा है। तो ऐसा कौन सा एक्स है जो तीनों में है? 1 and 2। 1 और 2। तो जो x की वैल्यू हो सकती है वो केवल 1 और 2 हो सकती है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है? 7। देखो तो यहां पर रख दिया। x Yes, जो है sir. ये वाला, ये केवल a b c तीनों में जो कॉमन x है वही आ सकता है, कॉमन x है वही आ सकता है, यूनियन नहीं लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है? तो x की वैल्यू 1 हो सकती है और x की वैल्यू 2 हो सकती है, ठीक है? यहां से मिलेगा 8, यहां से मिलेगा, यहां से भी मिलेगा 8, यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी 7, यहां से y की वैल्यू मिल जाएगी 6। अब बस चेक कर लो कि क्या ये 7 और 6 भी नेचुरल नंबर्स हैं, क्योंकि ये वाला जो n है ये बोल रहा है जो सेकंड वाला y आ रहा है वो क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आ रहा है? तो हाँ भाई, 7 और 6 दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी क्या हो जाएंगे? सेट डी में यही दोनों एलिमेंट्स हैं, 1,7 और 2,6। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी हो जाएंगे 2। ठीक है भाई, चमक गया? Yes, sir. जबरदस्ती का कंफ्यूज करने के लिए आज वाले पेपर में ज्यादा क्वेश्चन सेट से ही हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। और हाँ, ऐसे क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे आपको जो पढ़ाए जा चुके हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मतलब जो सेम कॉन्सेप्ट होगा लेकिन सेम क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे टेस्ट में। ओके, ये लास्ट, ये 5th वाला तो मैंने ऐसा एक क्वेश्चन करा दिया था, मुझे लगता है आपको याद होना चाहिए, Yes, sir. जिसमें हमने इंटरसेक्शन की डोमेन ऑफ वैल्यूज के बारे में बात की थी। तो अरे कितना आगे आ गया क्या? आपने वेक्टर्स अच्छे से पढ़ लिया ना थोड़ा बहुत? क्योंकि सर नेक्स्ट अभी अभी शुरू हुआ है। मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो वेक्टर से रिलेटेड होगा, इक्वेशन का क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है बेटा? 5 है ना? Yes, sir. चल, Yes, sir. फैक्ट्री में है, आपको मैंने सिखा दिया, परसेंटेज जब दिया हो तो 100 में खेलोगे, ठीक है? तो नंबर ऑफ वर्कर्स हु आर लाइकिंग ऑरेंज इज 70, 100 में खेल रहे हैं। नंबर ऑफ पीपल और वर्कर्स हु लाइक एप्पल्स इज 64, ठीक है? ऑरेंजेस के लिए 70, एप्पल्स के लिए 64, और x% दोनों लाइक करते हैं। अच्छा भाई, तो कहानी क्या बोलती है? कहानी ये बोलती है कि आप ऐसा कर लो कि 70 plus 64 minus number of people who are liking oranges as well as apple will be equals to 100. 100 होगा? सर वो मैक्सिमम वैल्यू के लिए होगा। मैक्सिमम वैल्यू के लिए होगा। तो यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? यूनिवर्सल सेट।
हाँ तो वही तो यूनिवर्सल सेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हाँ 100 हो सकती है यूनिवर्सल सर सेट। परसेंटेज जब रहता है तब यूनिवर्सल सेट 100 ही होगा ना। हाँ यूनिवर्सल सेट 100 ही होगा। और यूनियन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सर वो मिनिमम वैल्यू एक्स की हो सकती है सर, इक्वल टू एक्स। इक्वल्स टू एक्स की हो सकती है। अच्छा कोई और भाई मिनिमम वैल्यू दोनों की यूनियन की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सर वो सबसे छोटा वाला 70 और 64 में छोटा वाला। 70 और 64 में छोटा वाला। चलो हाँ सर हाँ। 64 में 70 और 64 में छोटा वाला दोनों का यूनियन ले रहे हैं और यूनियन की मिनिमम वैल्यू 70 और 64 में छोटा वाला हो सकता है। ठीक है पक्का? पक्का पक्का सर। अच्छा ठीक है ठीक है ओके। सो पहला वाला तो सभी ने सॉल्व किया होगा। मैं अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसको सॉल्व करने का मैंने दूसरा तरीका बता के रखा है। ठीक है पहले मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं। यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकती है। अच्छा भाई ये क्या दे रहा है भाई 70 प्लस 64 क्या दे रहा है? 134। 134। सो 134 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओ इंटरसेक्शन ए। ऑरेंज और एप्पल जो दोनों खाते हैं वो x हैं। ठीक है सो x इज लेस देन इक्वल्स टू 100। इसका मतलब 134 माइनस 100 विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू हमेशा बड़ी किससे होनी चाहिए भाई? 34 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा 34 से बड़ी होनी चाहिए ये पक्का पक्का समझ में आ गया। अच्छा सॉरी सर वो यूनियन है ना, यूनियन का 70 होगा। हाँ सर 70 होगा। हाँ तो अभी इतने देर से पूछ रहा था तो तुम गौर नहीं कर रहे थे। यूनियन है ना भाई, दो सेट्स का यूनियन मैक्सिमम क्या हो सकता है? जो बड़ा वाला सेट हो। दो सेट्स का इंटरसेक्शन मिनिमम क्या मैक्सिमम क्या हो सकता है? जो छोटू वाला सेट हो। ठीक है तो आपने भी दूसरे तरह से सॉल्व किया। मैं हमेशा इंटरसेक्शन से ही मैं भी सॉल्व करता हूं, आप घबराओ मत। तो पहले तो ये बताओ ये वाला चमका क्या? यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू 100 हो सकती है। ठीक है यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू मतलब आप क्या चाहते थे? यहां पर मैं क्या लिखूं? ए यूनियन बी लिखना चाहिए था मुझे। ए यूनियन बी होता है नंबर सॉरी ओ यूनियन ए लिखना चाहिए था मुझे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो वैसे ही मैंने लिखा पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू है 100। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 100। तो जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी तो इसकी वैल्यू मिनिमम आती है। ये वाली चीज भी सिखाई थी। ठीक है तो x की मिनिमम वैल्यू होगी 34। अच्छा अब x की मैक्सिमम वैल्यू दो सेट्स का इंटरसेक्शन मैक्सिमम निकालना है। कब होगा मैक्सिमम भाई? जब 64 होगा। भैया ये दो सेट्स हैं अभी इनका इतना इंटरसेक्शन है फिर और पास आ गए ऐसा हो गया अभी इनका इतना इंटरसेक्शन है तो इनका मैक्सिमम इंटरसेक्शन क्या होगा? दूसरे का सबसेट होगा जब छोटू वाला बड़े वाले का प्रॉपर सबसेट हो जाए भाई। ठीक है तो मतलब इनके इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 64 होगी। इनके इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 64 होगी। मतलब x की मैक्सिमम वैल्यू 64 है तो x हमेशा 64 से छोटा है। x हमेशा अगर 64 से छोटा है सो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 34 से लेकर के 64। तो a बाय b की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 0.53। अच्छा जो भी आ रहा है 34/64 में लिख रहा हूं। ठीक है चमका क्या? ये वाला क्वेश्चन एक ही क्रिटिकल क्वेश्चन है पूरे के पूरे सेट्स में। केवल यही वाला क्वेश्चन तो है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बाकी तो सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं तो वो तो ऐसे ही बच्चों वाले क्वेश्चंस हैं तो सॉल्व हो ही जाएंगे। ठीक है बड़े आगे चमक गया है सभी को? किसी को डाउट है तो पूछ लो भैया, तुम्हारे ही फायदे के लिए बोल रहा हूं। कोई डाउट नहीं है? नो डाउट्स। लास्ट वन में आपने ध्यान दिया होगा आपके मॉड्यूल में ये वाला जो फॉर्मूला है वो लिखा हुआ है। ये a डेल्टा b का मतलब होता है, किसी को याद है क्या? किसी ने मुझसे पूछा a minus b union a माइनस b यूनियन b माइनस a सिमेट्रिकल नेट पे पढ़ा? अरे ये वाली चीज मॉड्यूल में भी गिवन है। सो ये वाला क्वेश्चन डेलिबरेटली दिया गया था ताकि आपको कम से कम डेल्टा का मतलब समझ में आ जाए। डेल्टा का मतलब समझाने के लिए क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है सो जिसको नहीं पता था वो ये लिख लो भाई, a डेल्टा b इज a माइनस b यूनियन b माइनस a। अब a माइनस b का मतलब तो आपको पता है ना, a में से b के एलिमेंट्स निकाल दो, b माइनस a का मतलब b में से a के एलिमेंट्स निकाल दो। ठीक है और उन दोनों का यूनियन ले लो। तो जल्दी से इसको भी कर लेते हैं भाई, मुझे लगता है
नहीं हो पाएगा सेकंड वाला। सर सेकेंड वाले का सॉल्यूशन बहुत बड़ा है क्या? हाँ काफी लंबा जाता है, एक शॉर्टकट भी है पर अभी तो मुझे लंबा वाला ही सिखाना था। वैसे उसका आज के टेस्ट में नहीं है, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मैंने ग्राफ्स पढ़ा दिया था इसलिए मैं सोचा था कि आप कर सकते हो। कोई बात नहीं, अभी इन इक्वेशंस में मैं पढ़ा दूंगा उसको। ओके फाइन, चल तो पहले तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, जल्दी जल्दी बोलते जाओ। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। 1 2 3 4 5। ए यूनियन बी आने वाला है 1 2 3 4 5। तो कितने एलिमेंट्स हैं भाई? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रहा है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। 2 दो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है ना? यस सर, 3 और 4। 3 और 4, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है, ठीक है। अब बताना कि a माइनस बी क्या है। a माइनस बी है, a में से b के एलिमेंट्स निकाल दो। 1 2। a माइनस बी है 1 2 और b माइनस a है, b में से a के एलिमेंट्स निकाल 5। दो। b में से a के एलिमेंट्स निकाल दिए तो 3 4, हाँ 5। तो 5 बच जाएगा, तो 5 बच जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, अब मुझे निकालना है a माइनस बी यूनियन b माइनस a, तो वो हो जाएगा 1 2 और 5, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा भाई, तो अब देखो तो फाइनली नंबर, ये तीनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस क्रॉस दिस का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सपोज 3 है, इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दोनों का प्रोडक्ट लेते थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतने एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो वही करना है भाई। पहले में है 5, नहीं कितने हैं? 5 2 and 3, बस इनका प्रोडक्ट चाहिए। 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है। 30 हो जाएगा इसका आंसर। चमका क्या? यस यस ठीक है। सेकंड वाला डिस्कस करने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है आज। मॉडुलस फंक्शन के डोमेन्स को कैसे डिफाइन करेंगे ये आज के टेस्ट में नहीं है, तो आप घबराओ मत। मुझे बस इतना बताओ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या ये एग्जैक्टली सेम है क्वेश्चन नंबर 14 के, या थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है? देखो मैं हिंट देता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर मैं x को ट्रांसफॉर्म कर दूं, x की जगह पर रख दूं x माइनस 2, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 में मैं हर एक x की जगह पर x माइनस 2 रख दूंगा, तो क्या हो जाएगा? नहीं चमका। ऑलमोस्ट सेम। हाँ यही बन जाएगा। RHS नहीं बनेगा सा, लेकिन LHS बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। LHS बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसका जैसा ग्राफ बनने वाला है। अगर क्वेश्चन नंबर 14 के मैं RHS को छोड़ दूं, अगर क्वेश्चन नंबर 14 के RHS को भूल जाऊं, तो इसका जैसा ग्राफ बनने वाला है। अगर मुझे 14th वाला चाहिए तो उसके ग्राफ को राइट शिफ्ट करना पड़ेगा या लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा? उल्टा सोच लो अगर कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का मान लो मुझे ग्राफ पता चल गया, ऐसा कुछ बनता है, तो ये वाले क्वेश्चन का ग्राफ कैसे निकलेगा? 14 का ग्राफ पता चल गया, तो ये वाले क्वेश्चन का ग्राफ कैसे निकलेगा? लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। देखो जब x को राइट जाएगा सर, राइट जाएगा सर, मॉडुलस माइनस माइनस तो 2 होगा, राइट चला जाता है, ठीक है। तो जैसा मैं 14th के लिए बनाऊंगा, उसमें उसके ग्राफ को अगर 6 को भूल जाते हैं तो जैसा उसका ग्राफ बनेगा उसको राइट शिफ्ट कर देंगे 2 यूनिट्स, तो ये वाला ग्राफ बन जाएगा। चमका क्या? Adding those three. Adding 3? That means adding those individually three graphs is difficult. हाँ, इंडिविजुअली ग्राफ्स नहीं बनाना है, इसको रीडिफाइन करना है। मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ्स को स्पेशली रीडिफाइन करके बनाते हैं। कब कब वो पॉजिटिव हो रहा है, कब कब वो नेगेटिव हो रहा है, रीडिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये काफी लंबा जाने वाला है। x माइनस 1 भी हो सकता है, माइनस ऑफ x माइनस 1 भी हो सकता है, वैसा करना पड़ेगा। करेक्ट, बिल्कुल सही, वैसा ही करना पड़ेगा, बिल्कुल सही। मैंने वैसे वो 3 केसेस हर एक मॉड्यूलस फंक्शन के लिए किए थे सर। हाँ सर, x माइनस 2 और 4 केसेस बनते हैं, 1 से छोटा, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में और 3 से बड़ा। करेक्ट सर। यस सर, 4 केसेस बनेंगे और फिर
फिर तो वो एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन। तो अब बाकी चीजें तो मैंने लाइन का इक्वेशन बनाना तो सिखा दिया है। तो लाइन का फिर इक्वेशन, एक्सप्रेशंस आएंगे सर हर केस में। हाँ हाँ हाँ, 2x इज ग्रेटर देन 3, मतलब अच्छा, इसको मुझे y इज इक्वल टू दिस थिंग लिखना चाहिए था। स्केच द ग्राफ ऑफ दिस का मतलब है, कभी कभी आप डेसिमल्स में देखते होगे कि मैं केवल x इज इक्वल टू, मैं केवल 3 लिखता हूं तो अपने आप वो y कंसिडर कर लेता है उस चीज को, या मैं केवल x लिखता हूं तो वो y इज इक्वल टू x का ग्राफ अपने आप बना लेता है। इसका मतलब डेसिमल्स क्या मानता है कि जो आपका पेरेंट फंक्शन है वो y के फॉर्म में ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहां वाली चीज में जो छुपी हुई चीज है वो क्या है, दिस इज इक्वल्स टू y, दिस इज इक्वल्स टू y, ठीक है। तो ओके ओके, ठीक है। तो मुझे क्या करना है कि LHS को रिडिफाइन करना है, LHS को रिडिफाइन करना है और फिर इक्वेट कर देना है y से। तो यहां पर लाइंस बनने लग जाएंगी भाई, लाइंस बनने लग जाएंगी। ऐसा कुछ आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इस तरह का कुछ आएगा। मुझे पता नहीं है, मैंने डिफाइन नहीं किया, मैंने ऐसे ही बना दिया था इस क्वेश्चन को, तो डिफाइन कर लेंगे भाई, ठीक है। सो अगली क्लास में जो सबसे पहली चीज हम करेंगे वो क्या करेंगे, हम या तो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे या फिर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, 14 करना चाहिए या 2 करना चाहिए, ये वाला? सर 2 करेंगे फिर, हाँ ठीक है 2 कर लेंगे। 14 थोड़ा सा इजी है क्योंकि उसमें y के टर्म्स में मैंने फंक्शन को नहीं लिखा है, वो तो केवल x के टर्म्स में खेल रहा है अभी, ठीक है। तो वहां पर डोमेन ऑफ वैल्यूज मिलेंगी, वहां पर रेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। चमका भाई अच्छे से करना पेपर, देख के डरना मत, काफी आसान पेपर्स हैं। आप फिर से सुनो, अभी तक एक्चुअल मैथ्स के चैप्टर्स नहीं शुरू हुए हैं, ये सब पार्ट में आते हैं, ठीक है। सो कोशिश करना है आपको अबव 50 रहने का, हो सकता है अगर 80 आउट ऑफ 80 आ रहा है तो और अच्छा है। और हाँ, एक और चीज जो हमेशा बच्चे करते हैं कि इन बिटवीन द टेस्ट बोलते हैं सर ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन में ये वाली चीज क्या लिखी हुई है। अगर आपको कोई डाउट है, एक्सेप्ट बहुत टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या करो कि टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप बताओ, पता नहीं मेरी तो 7:30 तक क्लासेस होगी, लेकिन किसी को भी बता देना, वो सुनेगा। पर अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि सर मेरा तो डी ऑप्शन आ रहा है लेकिन वहां पर तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, तो आप घबराया मत करो। एक्चुअल जेई एडवांस्ड में भी ऐसा होता है, एक्चुअल जेई मेंस में भी ऐसा होता है कि कभी कभी क्वेश्चंस गलत होते हैं भाई, क्वेश्चंस गलत होते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हम डेलिबरेटली क्वेश्चंस गलत दे देंगे वे, लेकिन जब मैं आंसर्स बनाता हूं तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद A B C D ऐसे लिखता हूं अलग से उनके आंसर्स। तो क्या होता है कि कभी A की जगह पर B चला जाता है, तो हो सकता है आंसर गलत हो जाए, हो सकता है उसका ऑप्शन गलती से गलत मैच हो जाए, ठीक है, तो वो ह्यूमन एरर हो सकता है। बाकी अगर हाँ बीच में टेस्ट के आपको ये चीज नहीं करनी है कि सर इसका आंसर अलग हो सकता है, इसका आंसर ये आ रहा है, ऐसा वैसा। और हाँ, हर वीक जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। उस क्वेश्चन से आप जरूर कुछ ना कुछ सीखोगे, तो हर वीक के क्वेश्चन को ट्राई किया करो एक बार अच्छे से, ठीक है। 3-4 दिन 5 दिन लगा के उसको ट्राई किया करो, पक्का कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा उससे, ठीक है। और ये चीज मैं सभी को बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें आपके काम की नहीं हो, अगर आपके टारगेट्स अलग अलग हैं, किसी का टारगेट सीईटी है, किसी का टारगेट कुछ और है, तो पर क्वेश्चन से कम आप डिफरेंशिएशन तो सीखते हैं यहाँ पर, कम से कम आप ये तो सीखते हैं कि हाँ जिस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ मिनिमा मिलने वाला है उस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव उसका पॉजिटिव आने वाला है, या फिर कम से कम ये तो सीखते हैं कि अगर मुझे फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मुझे कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ना ही ये हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, ना ही मैं यहाँ पर am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ले सकता हूँ, ना ही मैं परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट कर सकता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर तो पॉलिनोमियल फंक्शन का क्रिएट करते हैं, am ग्रेटर देन gm तो केवल पॉजिटिव वैल्यूज के लिए करते हैं। तो मैंने बताया था कि सबसे यूनिवर्सल चीज क्या है भाई मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, कैलकुलस। तो आपको वापस आना पड़ेगा कैलकुलस पे, ठीक है। चलो बाकी सब सही है भाई, आप जा सकते हैं। अगर किसी को बुरा लगा होगा तो लगने दो, मेरा क्या जाता है, ठीक है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई। ओके, ये क्या ओपन हो गया, ठीक है। चलो बाकी जा सकते हो भाई, मेरी क्लास है, मैं थोड़ा सा कुछ खा पी लेता हूँ और फिर क्लास लेता हूँ। बाय सानिका, बाय अवधूत, बाय अनुरोध। आई एम सीरियसली सॉरी अगर किसी को बुरा लगा होगा मेरे डांटने पर, तो बाय। मैं हाँ, क्या चीज बेटा? वो स्क्रीन प्रेजेंट करोगे, वो स्लाइड कौन? सब बोनस क्वेश्चंस 4th वाला
अच्छा फोर्थ सर वाला। उस टाइम मेरा लैपटॉप हैंग हो गया था वही क्वेश्चन पे। मैं इसका ऑप्शन, इसका सॉल्यूशन वो करूं या केवल सॉल्यूशन सॉल्यूशन Okay. सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलो बेटा। सर वो क्वेश्चन ऑफ द वीक में अब वापस हाँ पूछ लो अभी। सर नहीं उतना नहीं है वापस जाने जितना, जस्ट हाँ। पूछना था। हम्म। सर हाउ कैन वी नो दैट वी शुड इक्वेट इट विद जीरो, मतलब मिनिमम जीरो ही होगा ये हमें? नहीं देखो ऐसे किया गया है ऋषिकेश, मैं जो k की वैल्यू ना, मैं आपको बोलूंगा कि x स्क्वायर की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 5 पर या x इक्वल्स टू 0 पर मिनिमम मिलती है। सो x स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू भी x इक्वल्स टू 0 पर मिनिमम मिलेगी, x स्क्वायर प्लस 7 की वैल्यू भी x इक्वल्स टू 0 पर मिनिमम मिलेगी। ठीक है, 0 पे ही मिनिमम मिलेगा। आपको पता है ना, ये तो पैराबोला है, पैराबोला को केवल ऊपर शिफ्ट किया जा रहा है जब 7 लिखा जा रहा है, 2 लिखा जा रहा है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 करोगे तो क्या हो जाएगा, वो पैराबोला नीचे आ जाएगा। तो क्या k की भी वैल्यू मिनिमम करनी पड़ेगी उस समय? सोचो तो, तब मेरे को k की वैल्यू यहाँ पर इस केस में जब Bye, 0 कर sir. दूंगा तो अपने आप वो चीज नीचे आ जाएगी, नीचे शिफ्ट हो जाएगी जब 0 कर दूंगा k की वैल्यू। तो इस केस के लिए सर मींस वी आर शिफ्टिंग द ग्राफ। हाँ, मैं वहां पर वो ग्राफ बहुत ऊपर भी गया होगा, मैं उस ग्राफ को शिफ्ट करके 0 पर ले आने की कोशिश कर रहा हूं। तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग k की वैल्यू क्या आएगी वो मैं निकाल ले रहा हूं। ठीक है, उसकी वैल्यू 0 से बड़ी भी आ सकती है, पर मैं शिफ्ट कर रहा हूं। जब k की वैल्यू को मिनिमाइज कर रहा हूं तो ग्राफ को शिफ्ट करके इतना नीचे ले आ रहा हूं कि वो 0 पे पहुंच जा रहा है। गॉट इट सर। Square थोड़ा root स्क्रॉल डाउन करो। function of x. What is that? क्या चीज बेटा? So उसी क्वेश्चन में that square root of function of x, f of x. हाँ, तो वही तो, स्क्वायर रूट के अंदर में केवल 0 तक वैल्यूज रख सकते हैं। तो वही 0 जो मैं क्रिएट कर रहा हूं कि भाई मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, वो उसी चीज का हिंट दे रहा है। वो स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी है, मैंने तो केवल बोला कि k की वैल्यू निकाला। तो 0 करने के बाद वो खुद ही मिनिमम वैल्यू दे देगा k की। ठीक है, क्योंकि प्लस k आ सर रहा है। मतलब व्हेन इट इज स्क्वायर रूट k का मिनिमम आएगा और स्क्वायर रूट में मिनिमम वैल्यू 0 है। हाँ, स्क्वायर रूट की मिनिमम वैल्यू k इक्वल्स टू 3/4 e स्क्वायर पे 0 आ जाएगी। हाँ सर वो आई गॉट इट। सुन्यान आप कुछ बोल रहे थे बेटा? हाँ सर, सर यहाँ वो 1+y से एक बार एक्सप्लेन करोगे प्लीज? हाँ, 1+y से y की वैल्यू 7 आ गई और y की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, जब x की वैल्यू मैंने 1 रखी और x की वैल्यू 2 रखी। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इन तीनों से ऐसा कौन सा x है जो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और a b और c से सेम x आ रहा है। बस ये वाला जो x है, ये वाला x अभी क्वेश्चन में इन तीनों सेट से आ रहा है, इन तीनों सेट से आ रहा है। ठीक है, तो बस उसके बाद जो y की वैल्यू आई, मैंने चेक कर लिया कि y की जो वैल्यूज आ रही है क्या वो नेचुरल नंबर वाली वैल्यूज हैं, क्योंकि जो y आ रहा है वो एक नेचुरल नंबर के सेट से आ रहा है। तो हाँ, ये दोनों नेचुरल नंबर वाली वैल्यूज हैं। तो जो सेट D है वो ऑर्डर्ड पेयर है, वो ऑर्डर्ड पेयर है x और y का। तो ये हो जाएगा पहला ऑर्डर्ड पेयर, ये हो जाएगा दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू D 2 हो जाएंगे। ठीक है, यस ठीक है भाई, थैंक यू सर। चलो भैया चलते हैं, Thank you, sir. मिलते हैं फिर। Bye, बाय sir. अथर, बाय Thank you, आयुष, sir. बाय चिन्मय, बाय निश्चित, बाय Bye, sir. ऋषिकेश, बाय सानिका, बाय सुज्ञान, बाय श्रीनिवास, Bye, sir. बाय सर। Bye. बाय दीक्षा। बाय सर। हम प्रेजेंट अटेंडेंस के समय शायद मैं निकला। ठीक है।